नमस्कार। रागबंध सभागार में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण एवं कला रसिक दर्शकों, चैतन्य सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल की ओर से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कला, संस्कृति और सृजन की इस भावभूमि में आज हम सभी एकत्रित हुए हैं पद्मश्री स्वर्गीय गुलवर्धन जी की स्मृति को नमन करने और उनके द्वारा स्थापित समृद्ध बैले एवं नाट्य परंपरा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित पद्मश्री स्वर्गीय गुलवर्धन राष्ट्रीय नाट्य बैले एवं सम्मान समारोह स्वयं सिद्धा तृतीय में ये गरिमामय आयोजन संस्कृति विभाग भारत सरकार के सहयोग से एवं चैतन्य सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। दर्शकों, 15 से 17 मार्च 2024 तक आयोजित इस समारोह में रंगमंच और बैले की विविध और उत्कृष्ट प्रस्तुतियां आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। आज आप रसास्वादन करेंगे श्री योगेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित नाटक चौथी सिगरेट का, जिसका निर्देशन किया है सुप्रसिद्ध सिने अभिनेता और रंगकर्मी श्री राजीव वर्मा जी ने। प्रस्तुति भोपाल थिएटर्स की। द्वितीय दिवस 16 मार्च को लेखक श्री जयवर्धन जी की रचना नाटक मध्यांतर का मंचन किया जाएगा, जिसका निर्देशन किया है श्रीमती विभा श्रीवास्तव ने। प्रस्तुति एक रंग सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल की। स्वयं सिद्धा समारोह अंतर्गत समापन दिवस की संध्या यानी 17 मार्च को बैले नृत्य नाटिका चंड अशोक की प्रस्तुति आपके समक्ष की जाएगी, जिसका निर्देशन किया है डॉक्टर श्रुति कीर्ति बारीक ने और नृत्य संयोजन किया है शिखर सम्मान से सम्मानित श्री चंद्र माधव बारीक जी ने। प्रस्तुति चैतन्य सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल की। संस्था के बारे में सन 2010 में स्थापित चैतन्य सोशियो कल्चरल सोसाइटी द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित संगीत, नृत्य, योग, बैले प्रशिक्षण कार्यशालाओं और अंग संचालन प्रशिक्षण में युवाओं और बच्चों की स्वतः स्फूर्त उपस्थिति इस तथ्य का साक्ष्य बनी है कि इन वर्गों में सांस्कृतिक क्रियाकलापों से जुड़ने और समाज में सक्रिय रहने की उत्कट इच्छा। विगत वर्षों में संस्था द्वारा संगीत, बैले, शास्त्रीय और लोक नृत्य प्रशिक्षण कार्यशालाओं के अलावा बैले का विकास और प्रदर्शन भी किया गया है। संस्था ने अपने शेषावकाल में ही अपनी छोटी लेकिन नियमित गतिविधियों से कला जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और एक अलग पहचान बनाई है। दर्शकों, पद्मश्री स्वर्गीय गुलवर्धन राष्ट्रीय नाट्य बैले एवं सम्मान समारोह स्वयं सिद्धा तृतीय की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करने जा रहे हैं। हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित हैं शिखर सम्मान से सम्मानित वरिष्ठ बैले नृत्य संयोजक श्री चंद्र माधव बारीक जी, कालिदास सम्मान से विभूषित वरिष्ठ रंगकर्मी एवं सिने अभिनेता और आज के नाटक चौथी सिगरेट के निर्देशक श्री राजीव वर्मा जी, वरिष्ठ रंगकर्मी एवं निर्देशक श्री प्रवीण महुवाले, वरिष्ठ नृत्यांगना एवं नृत्य संयोजक डॉक्टर श्रुति कीर्ति बारीक जी। हम विनम्रतापूर्वक हमारे सभी अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वे मंच पर पधार कर दीप प्रज्वलन कर स्वयं सिद्धा समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। सभी अतिथि कृपया मंच पर उपस्थित हों। जोरदार तालियां। भारतीय परंपरा अनुसार दीप प्रज्वलन हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। हमारे अतिथिगण मंच पर दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हुए शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिष नमस्तुते।
हमारे बीच श्री विकास दवे जी भी उपस्थित हैं। हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कृपया वे भी मंच पर आएं। जोरदार करतल ध्वनि के साथ हमारे बीच पधार रहे हैं श्री विकास दवे जी। दर्शकों, भारत में नृत्य नाट्य और बैले की दुनिया में स्वर्गीय गुलवर्धन जी का नाम अत्यंत सम्मान के साथ किया जाता है। अपनी अद्वितीय कला, दृष्टि और सृजनात्मकता के माध्यम से उन्होंने भारतीय बैले को नई पहचान और ऊंचाइयां प्रदान की। इन्हीं महान कला साधिका की पावन स्मृति को नमन करते हुए ये 3 दिवसीय आयोजन पद्मश्री स्वर्गीय गुलवर्धन नाट्य बैले एवं सम्मान समारोह स्वयं सिद्धा तृतीय पूर्ण रूप से समर्पित है स्वर्गीय गुलवर्धन जी को। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हम सभी इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। दीप प्रज्वलन कर स्वयं सिद्धा समारोह तृतीय का शुभारंभ करते हमारे मंचासीन अतिथिगण। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इस समारोह की शुरुआत को हम हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं। अब हम हमारे सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करेंगे कृपया दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें। कथा सार। एक लेखक की इच्छा होती है कि उसका लिखा हुआ पढ़ा जाए, लोग उस पर चर्चा करें, टीका टिप्पणी करें, नुक्ताचीनी करें, उसके विचारों को जानें। पाठक सहमत हो या ना हो, पर उन तक अपनी बात पहुंचाना ही उसका उद्देश्य होता है। लेकिन लेखन को पाठक तक पहुंचाने से पहले एक व्यवस्था यानी सिस्टम से गुजरना होता है। एक ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण कई बार श्रेष्ठ रचनाएं पाठक तक नहीं पहुंच पाती या छद्मनामों से पहुंचती है। हमारा समाज लेखकों, साहित्यकारों से अत्यधिक नैतिकता की अपेक्षा रखता है और साथ ही साथ वो पूंजीपतियों को एक तरह का खलनायक समझता है। दोनों ही धारणाओं पर अलग अलग दृष्टिकोण से सार्थक बहस और विमर्श की आवश्यकता को दर्शाता है नाटक चौथी सिगरेट। तो लीजिए, आप लोगों के सामने प्रस्तुत है भोपाल थिएटर्स की प्रस्तुति श्री राजीव वर्मा जी के निर्देशन में नाटक चौथी सिगरेट।
पैसा पैसा पैसा। मर रहे हैं लोग पैसे के पीछे, मार रहे हैं एक दूसरे को। आखिर कितना पैसा चाहिए एक इंसान को? क्या पैसा कमाना ही उनकी जिंदगी का मकसद है? पैसा कमाने की फितरत में ये क्यों नहीं सोचता कि ऐसा करके वो किसी के साथ नाइंसाफी कर रहा है? हर आदमी अमीर बनना चाहता है, ठीक है। किसी गरीब के मन में ये बात आए तो जायज है, पर अमीरों के मन में भी यही फितरत? और सबसे ज्यादा गड़बड़ तो है मिडिल क्लास में। वो अमीर बनना चाहता है पर हैसियत है नहीं, इसलिए वो दिखावा करता है। लोन लेकर महंगी कारें खरीदता है, पैसे बचाने के लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदता है, अपर क्लास में सफर करता है, वीकेंड्स पे महंगे रेस्टोरेंट में जाना और न जाने क्या क्या। और यही से उसकी परेशानी हो जाती है शुभ। उसका सुख चैन होने लगता है गायब, और ज्यादा कमाई के चक्कर में हो जाता है प्रश्न। धीरे धीरे वो कुचक्र में फंसने लगता है, जिससे वो चाह कर भी कभी बाहर नहीं निकल सकता। क्यों करता है ऐसा? क्यों चक्कर में पड़ता है झूठी शान शौकत के? मेरा मानना है कि जब एक बहुत बड़ा वर्ग पथभ्रष्ट होता है तो इसके पीछे कोई निजी कारण नहीं होता। कहीं ना कहीं सिस्टम यानी व्यवस्था की ही गड़बड़ी होती है, जिसकी तहकीकात बहुत जरूरी है। हमेशा से लिखता आया कि पूंजीवाद सिर्फ ऊंची ऊंची फैक्ट्रियों में नहीं, महंगे महंगे गाड़ियों में नहीं, रईसों की महलों में ही नहीं, बल्कि पाइपों के अंदर रहने वाले लोगों पर भी असर करता है। दरअसल पूंजीवाद एक ऐसा कीड़ा है जो सबको काटता है, किसी को नहीं छोड़ता। अभी भी वक्त है जब इस कीड़े का समूल नाश कर दिया जाए, वरना वो दिन दूर नहीं, पता नहीं उस दिन मानवता का क्या होगा। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं लिख सकता, अब और नहीं लिख सकता। निमंत्रण आना समझो मुसीबत आना। नहीं माँ, इसे मत पहनो। इसे तो पहनकर आप अशोकता की शादी में गई थी। यही पहनी थी क्या? और क्या माँ? मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। अब तू ही बता मैं क्या पहनूं? माँ मैं क्या बताऊँ, मैं तो अपने लिए ही परेशान हूँ। कितने दिन हो गए आपने हम लोगों के लिए नए कपड़े नहीं खरीदे। अरे यहाँ कोई मेरी भी सुनेगा। माँ आप ही बताओ, मैं ये पहनूं या ये? अरे जो पहनी ठीक तो क्या बुराई है उसमें? अच्छा निकी दी की शादी में यही नहीं पहनी थी? बेटा 1 साल हो गया उसकी शादी को, किसे याद रहेगा तूने क्या पहना था? वाह वाह वाह, फोटो नहीं खींचती? कोई फायदा नहीं अमिया, जो पहनना है पहन ले। कैसे पहन लूं दीदी? अच्छा ये बताओ, मैं आपकी साड़ी पहन लूं? लोग इसे पहचानेंगे नहीं क्या? तो मैं क्या करूं? माँ आप हमारे लिए नए कपड़े कब खरीदोगी? बेटा थोड़े पैसे आ जा फिर खरीदेंगे। ये अनिमेश कहाँ है, चल रही कि नहीं? माँ वो कह रहा था बाहर से ही छोड़ देगा, अंदर नहीं जाएगा। क्यों? उसके पास भी नए कपड़े नहीं है ना माँ। यानी तुम लोग हर शादी में नए कपड़े पहनोगे? तब तो हो गया कबाड़ा। तुम्हारे पापा की इतनी कमाई नहीं है। ओके माँ, भाषण मत दो। भाषण नहीं दे रही, चलना है तो चलो वरना मत जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। चल अमिया जल्दी जल्दी तैयार होना है। अब जाओ, खड़ी क्यों हो? पर जाती क्यों नहीं? ऐ, सीधे चलो, नाटक मत करो, नौटंकी करती। अनिमेश मोबाइल छोड़, इधर सुन। उसका कोई भरोसा नहीं है माँ, हम ऑटो में बैठेंगे और चले जाएंगे। अरे बेटा वो सब तो ठीक है, रात हो जाएगी ना आने में। अनिमेश, अरे ओ अनिमेश, क्या है माँ, क्यों इतना चीख रही हो? अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? अरे कहाँ के लिए? हेलो प्रफुल्लदा की आज ही शादी, कुछ पता नहीं है? तो मुझे क्या करना, मेरी शादी तो नहीं है ना। तू सीधे वो बात नहीं कर सकता? अरे मेरा कहने का मतलब ये था माँ कि शादी तो प्रफुल्लदा के बेटे की है, तो मैं क्यों तैयार हूँ? मेरी शादी तो नहीं है ना माँ। उस दिन तो हमें नए कपड़े मिलेंगे ना माँ, उम्मीद मत कर, वो दिन कभी आने वाला ही नहीं है। माँ ये सब क्या है माँ? क्या कि मतलब अब जिसके मन में जो आएगा वो बोलेगा क्या कि मेरी शादी कभी होने नहीं वाली? किसकी शादी हो रही भाई? इस घर में तो किसी की भी नहीं। अरे
तूने अभी तक दुकान नहीं खोली? जा रहा हूँ। दुकान के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए। दुकान न हुई जिंदगी हो गई। अनिमेश, कमाल, क्या करेगा ये लड़का? सुबह 9 बजे दुकान खुल जानी चाहिए, पूरे साहबजादे अभी तक घर पे ही बैठे। तो कौन सी ऑनलाइन लग जाती है ग्राहकों की? अरे शारदा, लाइन लगे या ना लगे, दुकान हो या ऑफिस समय पे खुलना चाहिए। मैंने ही रोक लिया था। तुम कहाँ था बेटा? अरे गया था जरा अपनी डाक लेने के लिए। वो डाकिए को खोजते खोजते रामकिशन बाड़े तक जाना पड़ा। इतनी भी क्या जल्दी थी? कल मिल जाती ना डाक। हाँ। पापा आप नहीं चल रहे क्या? हाँ बेटा। हेलो, प्रफुल्ला के यहाँ आज ही शादी है, उसी के लिए तो तैयार हुई हूँ। अरे आज ही शादी है क्या? देखो नहीं जाना तो मत जाओ, हम लोग जा रहे हो, रात को देर से आएंगे। अरे नहीं जाना कैसे नहीं भाई, पूरे परिवार को बुलाया उसने। लेकिन शारदा, मैं शाम को जा पाऊंगा। अब मुझे दिन में एक अर्जेंट में आर्टिकल लिखना है दैनिक हिंदुस्तान के लिए। लेकिन तुम लोग लंच के लिए मेरी फिक्र मत करना। मैं खिचड़ी खा लेना। अरे वही तो कहने वाला था। बनाकर। हाँ बना लूंगा। पापा मैं बना दूं क्या खिचड़ी? हाँ ये ठीक रहेगा। अच्छा, तब तक ठंडी नहीं हो जाएगी क्या? हाँ ये तो और भी ठीक है। जाऊं देखूं जरा मियाँ तैयार हुई कि नहीं। कैसी लग रही हूँ मैं? कैसी लग रही हूँ? अब रही हो है? उम्र को देखते हुए। मेरी उम्र मत देखो, तो कुछ करो। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी फरमाइशें बढ़ती जा रही है। 2 साल हो गए, किसी को नए कपड़े नहीं दिलाए। अरे वाह, 2000 का चेक? अरे 2-2 हजार से क्या होगा, सब तो खाने पीने में खर्च हो जाता है। तुम्हें बड़े पैसे की जरूरत है। ये घर पुराना हो गया, इसकी मरम्मत, बेटियों की शादी और निवेश की पढ़ाई, सब कुछ तो रुका हुआ है। मैं अब आगे नहीं पढ़ने वाला माँ। अरे तू फिर आ गया? चाबी भूल गया था भाई। क्या भूलता ये लड़का है? तो क्या सारी जिंदगी परचून की दुकान पर बैठेगा? अरे मेरा बस चले ना माँ, तो मैं एक भी दिन न बैठूं, मगर करूं क्या? नौकरी है नहीं और पूंजी है नहीं। घर पे बैठो तो लोगों के ताने सुनो, इससे तो अच्छा है मैं दुकान पर ही जाकर बैठूं। कोई भी काम छोटा नहीं होता, मन से करोगे तो सब अच्छा लगेगा। अच्छा एक बात बताइए, ये मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों की? दुकान पे बैठने के लिए? अरे तो किसने कहा था तुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर? अरे मेरा डिसीजन था, क्या मैं खुद निर्णय नहीं ले सकता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तो पढ़ती ले इंजीनियरिंग, अब क्या? अरे तो अब मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है? मैं करना चाहता हूँ इंजीनियरिंग का जॉब, तो करनी पड़ रही है परचून की दुकान। बताइए मन लगेगा मेरा? जा दुकान खोल। सुन, वो ऑटो बुला लेना और भाड़ा तय कर लेना। भागे चिक चिक नहीं चाहिए मुझे। अब कृपया मुझे ये भी बता दीजिए कि मैं पहले कौन सा काम करूं, दुकान खोलूं या ऑटो? ऑटो 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 ऑटो। जब बुरा वक्त चल रहा हो तो घर के हर सदस्य को आपस में सहयोग करना चाहिए। अच्छा, बुरा वक्त कब नहीं था? जब से आई हूं तब से यही तो सुनती आ रही है। अरे तो गलत चुनाव कर लिया ना तुमने, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसकी तो सारी जिंदगी तुमको भुगतना ही है। अरे मेरी बात छोड़ो, कुछ करो। बहुत ही मुश्किल हो रही है। बेटियों की शादी नहीं हुई ना तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। शारदा, ये जरा हमारा कठिन समय चल रहा है, एक बार ये समय निकल जाने दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? कहाँ से ठीक हो जाएगा? कोई लॉटरी खुलने वाली है क्या? अरे मैं तो कहती हूँ तुम दोनों बैठकर कुछ सोचो। कुछ नहीं तो हम एक घर ही बेच देते और दूर कहीं झोपड़ी में जाकर रह लेंगे। कम से कम एक पूंजी तो हो जाएगी। अनिमेश कुछ तो कर पाएगा। पहले भाषण मत करो। तुमसे मैंने 1000 बार कहा है कि पूंजी और पूंजीवाद, मुझे चिढ़ है इन दोनों शब्दों से। तुम्हारे चिढ़ने से समस्या दूर नहीं हो जाएगी। तुम अपनी चिढ़ अपने पास रखो और समस्याओं पर निदान सोचो। अरे ये लड़कियां तैयार हुई है कि नहीं? हाँ माँ तैयार हो रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं। सोचता हूँ कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूं, कुछ तो बंधी बंधाई रकम हर महीने घर आ पाएगी। सुनो, मैंने शुभ्रोदा से बात की, उन्होंने कहा है कि वो मुझे अकाउंटेंसी सिखा देंगे और 4-6 दुकानें भी पकड़वा देंगे। एक सहारा हो जाएगा। तो तुम वही काम ढूंढो जो तुम अब तक करते आए हो। शारदा, इस काम में पैसा कहाँ है? अच्छा सुनो, तुम्हें किसी अखबार में संपादक की नौकरी नहीं मिल सकती क्या? क्यों नहीं मिल सकती? एक संपादक की सारी काबिलियतें हैं मुझमें। पर तुम जानती हो शारदा, मैंने जीवन में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी से कुछ मांगा नहीं है मैंने, और अब इस उम्र में किसी के सामने हाथ फैला भी नहीं सकता हूँ शारदा। हाँ, वो अपने आप कहीं से कोई प्रस्ताव आ जाए तो देखते हैं। अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा मत सोचो। हम लोग जा रहे हैं, तुम अपना काम करो। हम लोग तैयार हो गए माँ। कैसी लग रही है पापा? कैसी लग रही है? अरे वाह,
₹100 की कीमत ही क्या है? हमें कम से कम 500 रुपए तो देना ही चाहिए। कमाल करती हूँ शारदा, तुम भी खाली शगुन है, चाय जितना। तुम रहने दो, मेरा जो मन पड़ेगा मैं वही दूंगी। ऑटो आ गया, 200 रुपए लेना, 200 क्या 200 रुपए? लौटा दे, बस से चले आओ तुम लोग। बस से? हाँ, लग्जरियस लाइफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं तो जा रहा हूँ दुकान खोलने, मुझे तो दुकान खोलना। जा। ऐसा तो लेने आ जाना। आ जाऊंगा माँ, आ जाऊंगा, अगर दुकान पर ग्राहकों की भीड़ नहीं हुई तो। बाय पापा। बाय माँ। माँ चलो चलो जल्दी चलो, और पापा अंदर से दरवाजा जरूर बांध। चलो माँ। खिचड़ी बना के खा लेना, बिना खाए नहीं रहना। चल रही बेटा, गिर जाओ, शैतानी मत कर, गिर जाऊंगी। खाल का रू लग जाएगा मेरा। जब चारों ओर से मुसीबतों की बौछारें हो रही हैं, हवाओं के थपेड़े लग रहे हैं, जब सूरज की चिलचिलाती धूप जला डालने को तैयार बैठी हो, बस माँ की गोद में छुप जाने का मन करता है। लेकिन भी तो माँ की गोद ही है। कौन है? मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए, दरवाजा खुलाइए। भाई साहब एक्चुअली मैं आया, आपको देखकर लगता है कि मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ। क्या आपने प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया? जी हाँ। 76 में? जी हाँ, 76 में। अरे वाह, क्या वही है जिसके लेख अखबारों में छपते हैं? जी मैं वही। ओह, तो मैं देश के मशहूर लेखक वीरेश्वर सेन गुप्ता से मिल रहा हूँ। जी मैं ही वीरेश्वर सेन गुप्ता हूँ। अरे वेरी ग्लैड टू मीट यू। थैंक यू। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका। अच्छा। अक्सर आपके कॉलम्स अखबारों में देखता हूँ। अच्छा, और आप? मैं पहचानिए मुझे? क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? जी हाँ, एक वक्त था जब हम अक्सर मिलते थे, छुट्टियों को छोड़कर। छुट्टियों को छोड़कर? हम माफ कीजिएगा, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्यों पहचानेंगे भाई, इतने बड़े आदमी जो हो गए हैं। माफ कीजिएगा, मैं बड़ा आदमी नहीं, हाँ बूढ़ा जरूर हो गया हूँ। अब आप ही बता दीजिए। कैसे बताऊँ साहब, मुझे तो शर्म है। शर्म आ रही? क्यों? अरे क्योंकि मेरा मानना है कि आप पुरानी बातों को याद करना ठीक होगा। लोगों का भी यही कहना है कि जो पुराना है उसे पुराना ही रहने दिया। देखिए, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ, जरा साफ साफ कहिए। वीरेश्वर सेन गुप्ता देश का इतना बड़ा लेखक तंगनी के इस मकान में रहता है। हाँ रहता है तो। अरे सर किसे यकीन? अब यकीन हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? जनाब मुझे फर्क पड़ता है, बल्कि यूँ कहिए कि सदमा तो लगा। लेकिन क्यों? मेरे घर वालों को, आस पड़ोस वालों को, नातेदार रिश्तेदार, आज तक किसी को कोई सदमा नहीं लगा। आप ही को क्यों सदमा लग रहा है? आखिर आप हैं कौन? अच्छा भाई चलिए बता ही देता हूँ। मैं समरेंदु। कौन समरेंदु? समरेंदु सान्याल। कौन समरेंदु सान्याल? एक मिनट। एक समरेंदु सान्याल तो वो है जो यहाँ कोलकाता में बड़े मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट है। और वही समरेंदु सान्याल आपके साथ पढ़ भी चुका है। मेरे साथ ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन? अरे भाई वीरेश्वर, आप ओह अच्छा, अरे अच्छा, तो तुम वो समरेंदु सान्याल हो? अच्छा, तो तुम ही हो कोलकाता के वो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट समरेंदु सान्याल। माफ करना यार, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुम्हारा नाम जरूर अखबारों में पढ़ता हूँ, तुम्हारे इंटरव्यूज इतने सारे छपते रहते हैं अखबारों में। तुम क्या के मेंबर हो गए? फिक्की। हाँ लेकिन माफ करना यार, वो इकोनॉमिक जोन वाला पेज होता है ना, इसलिए मैं उसे पढ़ता नहीं हूँ, स्किप कर जाता हूँ। मैं भी यार तुम्हारे आर्टिकल लिखता था, लेकिन पढ़ा नहीं। लेकिन मैंने हमेशा ये याद रखा कि तुम वही वीरेश्वर अरे खूब आए यार समरेंदु, खूब आए। अरे भाई बैठो भाई। वाह। और सुना यार, आज इस तरफ कैसे आना हुआ? मतलब भाई तुम जैसे आदमी को ये छोटी सी सकरी गली में आने की जरूरत है कि आन पड़ी भाई? सच बताऊं, हंसोगे तो नहीं? अरे ऐसा मत बोलो यार, हंसने का तो आज दिन बनता है भाई प्यारे। इतने दिनों बाद कोई पुराना यार जो मिला है। सच समरेंदु, कितना अच्छा लगता है ना पुराने दिनों को याद करके। उन दिनों कोई फिक्र होती थी तो सिर्फ एक अपने कोर्स को लेकर।
माँ बाप की छत्र छाया भी कितनी निश्चिंतता देती, नहीं? सच कहते हो। अच्छा भाई, अब तो बता दो कैसे भटक पड़े इस ओर? यार दरअसल आज मैं मछली खरीदने निकला। मछली खरीदने मेरे घर? इसका भी अपना मजा है। हाँ। देखो तुम भी मशहूर हो, तुम्हारा भी एक्सपीरियंस है कि आदमी जितना मशहूर होता जाता है ना, उतनी उसकी आज़ादी से बढ़ती जाती है। अकेले कहीं जा नहीं सकता, सड़क किनारे चाय पी नहीं सकता, साधारण रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता, सिनेमा हॉल नहीं जा सकता। और यार मैं ऐसे मोमेंट्स के लिए तरसता हूँ, चाहता हूँ ऐसी जगह जाऊँ जहाँ मुझे कोई ना पहचाने। और इसी का आनंद लेने के लिए आज मैं खुद ड्राइव करके मछली खरीदने निकला। हाईवे पे गया तो ट्रैफिक जाम, किसी ने कहा यहाँ से शॉर्टकट है, ये गली में चले जाइए। बस गली में घुसा तो आगे जाके गाड़ी फंसी। बमुश्किल तमाम गाड़ी एक तरफ पार्क की और मैंने सोचा कि उतरकर किसी से रास्ता पूछ लेता हूँ। तो इस तरह से तुमने मेरा दरवाजा खटखटा दिया? हाँ यार, क्योंकि ईश्वर को यही मंजूर है। ऑनेस्टली अभी भी यकीन नहीं होता कि देश का इतना बड़ा लेखक और तंजौर के इस मकान में रहता है। भले पेट वाले हो ना समरेंदु, इसीलिए ईश्वर को मानते हो, लेकिन मैं नहीं मानता। अरे छोड़ो यार इस बहस को। देखो तुम्हारे कहने से मैं ईश्वर को मानना छोड़ नहीं दूंगा, और मेरे कहने से तुम ईश्वर को मानना शुरू नहीं कर दो। Correct। तो क्यों पड़े इस बहस पे? सहमत हूँ भाई। आभारी हूँ। अरे कितना बदल गया यार तू। हाँ, कितने बदल गया। मतलब कॉलेज के जमाने में क्या स्मार्ट हुआ करते थे तुम तो यार। मतलब लड़कियां तो ये समझो बिल्कुल तुम्हारे चारों तरफ घूमा करती थी, एक से एक। अच्छा, तो क्या अभी स्मार्ट नहीं हूँ मैं? नहीं यार, बहुत स्मार्ट हो भाई, बहुत ही स्मार्ट हो। अब खुद को देखो और मुझे देखो। अरे अब हम दोनों एक साथ के हैं ना, लेकिन क्या लगते हैं। अच्छा ये बता, तुम्हारी वो पुरानी आदतें सब अभी भी है कि सब छोड़ दी? भैया मेरी तो सारी बुरी आदतें थी, कौन सी बुरी आदत थी? देखो बनो मत, वो क्लास में छुप छुप कर पीना। वो अरे यार वो आदत कभी छूटती है। हाँ फर्क आ गया है, पहले छुप के पीता था, अब सबके सामने पी लेता हूँ। मतलब घर में भी? हाँ, क्यों क्या हुआ? अच्छा तुम्हारी बात है? मेरी ऐसी कोई आदत नहीं थी भाई। वो सिगरेट निकालना और वापस रख लेना, चौथी सिगरेट। हाँ? मुझे अभी तक याद है। अरे यार वो आदत नहीं थी, मजबूरी थी, मजबूरी। क्या करते यार, वैसे हुआ नहीं करते थे। सिगरेट इतनी महंगी होती थी कि तलब लगती थी तो बस जेब से सिगरेट निकालता था, सूंघता था और वापस जेब में रख लेता था। और तुमने मुझे खूब पहचाना है। थोड़ी पहचानूंगा भाई, देश के इतने बड़े लेखकों कितने अखबारों में तुम्हारे आर्टिकल सकते हैं। और बताओ घर में कौन कौन है, भाभी बच्चे या अकेले ही हो? अरे क्या बात करते हो यार, इस उम्र में कोई अकेले रह सकता है क्या? पत्नी है, बच्चे हैं, एक बेटा, 2 बेटियां हैं। तो कहाँ है भाई, मिलवाओ उससे, कहाँ है? अरे आज वो जरा एक शादी में गई, यहीं पड़ोस में, कोलकाता में ही है। अच्छा अच्छा, तो घर में अकेले ही हो? हाँ अकेलेपन का फायदा उठा रहे हो? हाँ मेरे ख्याल में कुछ लिख रहे थे अकेलेपन का फायदा उठा रहे। हाँ, दिमाग में चलता रहता है बहुत कुछ। हाँ। लिखता जरूर, अगर तुमने ये याद। अरे सॉरी डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और बताओ बेटा क्या करता है, जॉब है? नहीं, किराने की दुकान चलाता है। हाँ, किराने की दुकान। हाँ मन लगता है उसका? हाँ, बेमन से करता है। इंजीनियरिंग के बाद उसे कहीं जॉब मिली नहीं, ओ, थोड़ा बहुत कमा लेता है। और बेटियाँ शादी वगैरह हो गई होगी? हाँ यार, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो जाए तो फिर उसकी शादी का भी सोचें। समृद्धू यार, 60 साल की उम्र पार करने के बाद भी ना ऐसा लगता है जैसे कुछ हासिल ही नहीं हुआ यार। बस यूँ समझ लो कि एक गुनहगार की सी जिंदगी जी रहा। गुनहगार? हाँ गुनहगार एकदम, पत्नी का गुनहगार, बेटे का गुनहगार, बेटियों का गुनहगार। माँ बाप जिंदा होते तो शायद उनका। ऐसा क्या हो गया वीरेश्वर जो तुम अपने आप को गुनहगार मानने लगे? अब उम्र की ढलान पर पहुंच गया, मुट्ठी बंद भी करना चाहूँ ना तो कुछ समेट नहीं सकता, सब कुछ हाथ से निकल चुका है। समझ में नहीं आता कैसे कुछ कर पाऊंगा। तुम्हें बताऊं, मेरे घर वाले, आस पड़ोस वाले, नातेदार, रिश्तेदार, सब लोगों ने मुझे नाकारा समझ लिया। नाकारा? हाँ नाकारा। और तुम ही सोचो ना यार, जो बाप अपनी बेटियों की शादी तक नहीं कर पाए वो नाकारा नहीं तो हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है वीरेश्वर? तुम देश के इतने बड़े लेखक हो,
कितने ही अखबारों में तुम्हारे आर्टिकल्स छपते हैं, चिंतक हो, किताबें भी छपी होंगी, क्या तुम इतना भी नहीं कमा सके? समरेंदु, तुम लेखकों की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ लेखन के सहारे जिंदगी चलाना बहुत मुश्किल है पहले, और अब तो पढ़ने वाले इतने कम हो गए हैं, ये समझ लो कि पूरा प्रिंट मीडिया ही खतरे में है। लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ सकते, मैं जानता हूँ, इसलिए छोड़ो इस बात। बस तुम एक बात समझ लो, मुझे अपनी गरीबी का जरा भी रंज नहीं, इतना सा भी अफसोस नहीं है समरेंदु। अरे मुझसे भी ज्यादा न जाने कितने गरीब इस दुनिया में पड़े हैं समरेंदु, जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती है। मेरी कम से कम दाल रोटी तो चल ही रही है। नहीं समरेंदु, ये सोचता हूँ मैं कि तुम 40 साल से लिख रहे हो, और क्या इतना भी बैंक बैलेंस नहीं है जो अड़े वक्त पे? कहाँ से करता है यार, बताया तो। बैंक बैलेंस तैयार करने में लग जाता तो बेटे को कहाँ से पढ़ाता, बेटियों को कहाँ से पढ़ाता। मैंने कहा ना, तुम नहीं समझ सकते इस बात को, छोड़ो जाने। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक छोड़ो ना यार समरेंदु, जाने दो, क्यों इस बहस में पढ़ते हो? अच्छा देखो, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, अब तुम जरा अपने बारे में बताओ, घर में कौन कौन है, बच्चे वगैरह क्या क्या करते हैं? अरे मैं देखो, पति पत्नी तो है ही, हाँ, हमारे 2 बेटे हैं, अरे वाह, दोनों की शादियां हो गई, हाँ। दोनों बिजनेस संभालते हैं, वाह। पोता पोती हैं, और क्या चाहिए? खुश हैं, आबाद, सब कुछ है। सही है। ये क्या रद्दी की तरह नीचे डाला हुआ है यार? अरे रद्दी मत बोलो उसको यार, मेरा लिखा हुआ है वो, क्या? मेरा लेखन है वो, मेरी पांडुलिपियां है वो, ऐसी 50 पांडुलिपियां उधर अंदर कमरे में भी रखी हुई हैं। कोई प्रकाशक में छापने को तैयार नहीं, सब पहले पैसा मांगते हैं, इसीलिए अखबारों और मैगजीनों में कॉलम लिख लिख कर परिवार चलाना पड़ता है। कमाल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि देश का इतना बड़ा लेखक कितना गरीब भी हो, और मैं ही क्या, कोई भी ये सोचेगा कि अगर बड़ा लेखक है तो बड़े से मकान में रहता होगा, बड़ी सी गाड़ी में चलता होगा, नौकर चाकर होंगे, उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता होगा, कोई भी ये सोचेगा यार। अपने जैसे ही समझ लिया हो क्या लेखक को भी है, अब तो समझ में आ गया ना कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर छोड़ो यार, तुम जाने दो, तुम तो ये बताओ, कुछ पियोगे? तुम भी रखे हो घरे में? क्या है कि अकेला रहता हूँ ना, तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी ले लेता हूँ, अभी लाता, लेकिन यार तुम्हारे स्टैंडर्ड के नहीं होगे भाई। क्या बात कर रहे हो वीरेश्वर, तुम्हें याद नहीं है, कॉलेज के जमाने में तो हर तरह की अभी ला, अच्छा ठंडा पानी चलेगा? दौड़ेगा दौड़ेगा। अभी लाता हूँ। लो, हाँ, cheers। चीयर्स चीयर्स। हाँ बेटा, हाँ, क्या बात है समरेंद्र, अचानक खामोश हो गए, सब ठीक तो है? अरे सब ठीक है। वीरेश्वर, अभी अभी तुमने अपनी ट्रेजेडी सुनाई, मेरी ट्रेजेडी भी सुनाई। हाँ? सुना जरूर था भाई कि इस संसार में सुखी कोई नहीं है, तो कह रहे सिद्धांत के अनुसार तुम्हें तो सुखी होना ही चाहिए। सिद्धांत यानी रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना? हाँ, मनुष्य की बेसिक जरूरतें यही होती है। और उसके बाद मतलब उसके बाद तुम्हारा सिद्धांत क्या सोचेगा जब ये रोटी, कपड़ा, मकान हर इंसान के पास? उसके बाद आर्थिक समानता, और उसके बाद? उसके बाद सामाजिक समानता, और उसके बाद? उसके बाद बौद्धिक समानता, अवसरों की समानता, खुशियों की समानता। और जिस दिन ये सारी समानताएं हर इंसान के पास होंगी, तब क्या करोगे? तब अपने सिद्धांतों की फाइल बंद कर दोगे? हो सकता है, क्योंकि कोई भी सिद्धांत तात्कालिक सामाजिक विसंगतियों से ही उत्पन्न होता है। इसका मतलब तुम्हारा सिद्धांत वक्ती है। हाँ? खैर छोड़ो, अभी अभी तुमने अपनी ट्रेजेडी बताई, अपनी तकलीफें मुझे सुनाई, क्या मेरी तकलीफ सुनो?
तुम्हारी तकलीफ? हाँ, मतलब बिजनेस में मसरूफ रहने के कारण बाहर विदेश जाने का मौका नहीं मिलता होगा, या फिर बीवी की तीखी निगाहों की वजह से बाहर अय्याशी का मौका नहीं मिलता होगा, या फिर गवर्नमेंट के किसी नए कानून की वजह से इनकम टैक्स बचाने में तकलीफ हुई होगी, यही ना? बस इतना ही सोच सके। अरे यार, अब तुम जैसे सुखी संपन्न इंसान के लिए और क्या सोच सकता हूँ? हाँ, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज जरूर बढ़ा हुआ हो सकता है, उसके अलावा तुम्हें क्या तकलीफ होगी भाई? है एक तकलीफ, एक गांठ है जो बार बार टीस उठती, लेकिन ये गांठ मेरे शरीर में नहीं, मेरे मन में है, और इसकी जड़ में तुम हो वीरेश्वर, तुम। मैं? हाँ तुम। तुम्हें याद है कॉलेज में एक बार एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन हुआ? हाँ, निबंध लेखन प्रतियोगिता जिसमें तुमने भी हिस्सा लिया था, और वो प्रतियोगिता तुमने जीती थी। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, बिल्कुल याद है। जानते हो, उसका वो मोमेंटो तो अभी भी मेरे पास रखा है। क्या? हाँ यार मैं उसे देख सकता हूँ प्लीज? अरे क्यों नहीं, यहीं रखा होगा, मैं भी देख लाता हूँ, यहीं कहीं होगा। एक सब कुछ याद आ गया, सब कुछ। कॉलेज के सेंट्रल हॉल में एनुअल फंक्शन हुआ, पूरा हॉल स्टूडेंट से खचाखच भरा, बीच में प्रिंसिपल चोपड़ा बैठे थे और प्रोफेसर जेकब अनाउंसमेंट कर रहे थे। जैसे ही उनका अनाउंसमेंट हुआ, बेस्ट ऐसे राइटर का पुरस्कार मैंने तुम्हारी तरफ दिया, तुम सर झुकाए बैठे। मैंने सोचा कि मेरा नाम पुकारा जाएगा, लेकिन नहीं, तुम्हारा नाम पुकारा। सारे लड़के मेरी तरफ देखने लगे और मैं तुम्हारी तरफ। वो लड़कियां जो मेरे चारों ओर मंडराती थी, चीख चीख कर तुम्हारे नाम के नारे लगाने लगे। मैं रात भर सो नहीं सका। वही चीख, वही अनाउंसमेंट, वही तालियों की गड़गड़ाहट रात भर मुझे परेशान करती है। चारों तरफ तुम्हारे जलवे, तुम्हारी चर्चा है। प्रोफेसर तुम्हारा नाम ले लेकर हम जैसे लोगों को चढ़ाया करते थे। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका था वीरेश्वर, और उसी दिन से तुमसे ईर्ष्या करने लगा। क्या ईर्ष्या? ईर्ष्या। मुझे लगा कि मैं तुमसे बात कर लिया। शहर के इतने बड़े इंडस्ट्रीज का बेटा एक मामूली तबके के लड़के से बात कर गया, और फिर मैंने उसका बदला लिया। तुम्हें फुटबॉल टीम से आउट करा, रात भर स्पोर्ट्स टीचर को दारू पिलाई, और अगले रोज तुम टीम से बाहर। तो ये सब तुमने किया था? मैं तो समझ ही नहीं पाया कि मुझे टीम से निकाला क्यों गया, क्योंकि मेरे जैसा सेंटर फॉरवर्ड तो उनके पास दूसरा कोई था नहीं। खैर, फुटबॉल मेरा पहला प्रेम था, छूट गया। बहुत दुख हुआ था टीम से निकाले जाने का, लेकिन उसका भी मुझे एक फायदा हुआ समझेंगे। मैं लेखन से और जुड़ गया, पत्र पत्रिकाओं में छपने लगा। फुटबॉल छूटने का दुख जल्दी जाता है। जानता हूं, ये भी जानता हूं। तुम्हारा दुख तो चला गया वीरेश्वर, लेकिन मेरे मन में घुसी हुई फांस आज तक नहीं गई। क्या? आज तक? हाँ, आज तक। मात खाना मैंने कभी सीखा नहीं, पहले भी नहीं और आज भी। आज भी लोगों को मैं हैरान कर देना चाहता हूँ, चौंका देना चाहता हूँ, कुछ अच्छा लिख कर। क्या लिख कर? हाँ यार, ये ख्वाहिश से मन में दबी हुई। सोचता हूँ कि रोज शाम को मेरे घर में मेरे मुरीदों की महफिल जमा हो, वहां मेरा लिखा पढ़ा जाए, उसकी एक एक लाइन पर चर्चा हो, नुक्ताचीनी हो। मैं राइटर बनना चाहता हूँ, राइटर। क्या राइटर? सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे, यानी एक राइटर से मात खा गए थे, सिर्फ इसलिए तुम राइटर बनना चाहते हो? हाँ? मुझसे बदला लेना चाहते हो क्या? नहीं, बदला कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बात बहुत पुरानी हो गई। देखो, तुम अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो और मैं अपनी फील्ड में, लेकिन यार सब कुछ होते हुए भी एक कमी से महसूस होती है। बस इस कमी को दूर करना चाहता हूँ। आज तुम मिल गए हो तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। बोलो मेरे यार वीरेश्वर, मुझे राइटर बना सकते हो? लेकर अरे क्या मजाक है यार, समझे तू? अरे भाई,
राइटर क्या कभी किसी को कोई बना सकता है क्या? वो तो अपने आप बनता है यार। और राइटर ही क्या, गीतकार, संगीतकार, पेंटर, रंगकर्मी, कोई किसी को नहीं बना सकता जब तक कि उसके अंदर उसके बीज ना हो। हाँ, तुम्हारे अंदर बीज है या नहीं इसकी परख मैं जरूर कर सकता हूँ। कुछ लिखो और मुझे दिखाओ। नहीं नहीं वीरेश्वर, देखो लिखने का तो मेरे पास वक्त है और ना ही एग्जाम देने की मुझे आदत। फिर लेखक कैसे बनोगे? बन सकता हूँ अगर तुम मदद करो। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बोलो क्या करना। देखो वीरेश्वर, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा कि मेरे पास इतना वक्त तो किसी के लिए होता नहीं जितना कि मैंने आज तुम्हें दिया। क्या? तो जाहिर है मेरे एक एक सेकंड की वैल्यू। अरे यार देखो, तुम जरा साफ साफ कहो ना ताकि मैं कुछ समझ तो सकूं। समझने को ऐसा कुछ नहीं। देखो पैसा मैंने बहुत कमाया और नाम भी कमाना चाहता हूँ। वैसे तो इरादतन मैं तुमसे कभी नहीं मिलता, लेकिन मेरी किस्मत तो मिल गई। देखो वीरेश्वर, 60 के ऊपर का मैं भी हो गया, अब चाहूँ या तो अपने इस शौक को अपने बल पर पूरा नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। सौदा? हाँ सौदा, अगर तुम चाहो। कैसा सौदा? वीरेश्वर, मेरे पास दौलत है लेकिन शोहरत नहीं। तुम्हारे पास शोहरत है लेकिन दौलत नहीं। तुमने अभी भी बताया कि तुम्हारी 2 जवान बेटी हैं जिनकी शादियां होना बाकी, और एक इंजीनियर बेटा है जो परचूनी की दुकान चलाता है, और ये तुम्हारी तमाम पांडुलिपियां हैं जो अभी छपने का इंतजार कर रही हैं। तो अपने पूरे होश हवास तुम पर पूरा भरोसा करते हुए मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ। तुम ये पांडुलिपियां मुझे दे दो। क्या? हाँ, पांडुलिपि तुम्हें दे दो मतलब? हाँ मुझे दे दो, मैं उन्हें छपवाऊँ, और हो सका तो किसी विदेशी प्रकाशक। अच्छा। और उसकी जितनी भी रॉयल्टी आएगी सब तुम्हारी होगी। और सिर्फ इतना कि लेखक का नाम वीरेश्वर सेन गुप्ता नहीं बल्कि समरेंदु सान्याल। क्या? समरेंदु सान्याल। समरेंदु? समरेंदु? समरेंदु, ये तुम्हारे ऐश्वर्य, तुम्हारे वैभव और तुम्हारे रसूख का ही बात है कि मैं ऐसी बात सुनकर भी चुप रह गया हूं। घबराओ नहीं वीरेश्वर, सौदा फायदे का होगा, हम दोनों के लिए। अरे क्या सोच रहे हो, विदेशी प्रकाशक होगा, रॉयल्टी डॉलर्स पे होगी, करोड़पति हो जाओगी, ये वादा है मेरा। करोड़पति? कौन बनना चाहता है करोड़पति? मैं? हरगिज नहीं, ये तुम्हारी भूल है समरेंदु। और चलो एक सेकंड के लिए मैं करोड़पति बनने के लिए तैयार हो भी जाता हूं तो मुझे तुम्हारी बात पे सिर्फ हंसी आती है। एक मामूली लेखक करोड़पति बनेगा? ये तुम्हारा लोहे का कारखाना नहीं है समरेंदु जिसके बारे में तुम सब कुछ जानते हो। हिंदुस्तान का एक भी लेखक आज तक अपने लेखन के बल पर करोड़पति नहीं बना है। लेकिन तुम बनोगे। मूर्खता की बातें मत करो। समरेंदु सान्याल कभी मूर्खता की बातें नहीं करता। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? हाँ है, तुम पर होते भी, तुम्हारी कलम पर। क्या मेरा लेखन इतना कीमती है? हाँ है। तो फिर मुझे आज तक उसकी कोई कीमत क्यों नहीं मिली? क्योंकि आज तक किसी जौहरी की नजर उस पर नहीं पड़ी। वाह वाह वाह, क्या जौहरी मिला है मुझे जिसने मेरी तो छोड़ो रविन्द्रनाथ टैगोर की भी कभी कोई एक लाइन नहीं पढ़ी हो। देखो इस दलदल में मत पड़ो समरेंदु, मैं नहीं चाहता कि इससे तुम्हें भी नुकसान हो और मुझे भी। देखो तुम मेरे नुकसान की चिंता तो करो, और रही तुम्हारे नुकसान की बात तो उसकी भरपाई मैं करूँगा। यार मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर तुम्हें पछतावा हो इस सौदे पर। यकीन मानो दोस्त, मेरा लेखन इतना कीमती नहीं है। हो या ना हो, लेकिन मैं उसे कीमती साबित करूँगा, उतना ही कीमती जितना कि मैं चाहूँ, क्योंकि उसकी कीमत मैं डिसाइड करूँगा। मैं विश्वास नहीं होता इस पर, तुम्हारे इस विश्वास। लेकिन मुझे तो है तुम पर, तुम्हारी कलम पर और अपने ईश्वर। क्या सोच रहे हो? अरे उसने कुछ सोच समझ कर ही हमें लगाया है। तुम्हारा काम है लिखना और मेरा काम है उसे बेचना। माला माल हो जाओगे वीरेश्वर, माला माल, ये मेरा वादा है तुमसे। क्या जवाब? क्या जवाब? सारी जिंदगी में जिस चीज से खिलाफ लिखता आया, सारी जिंदगी में जिसके खिलाफ लड़ता आया,
के आगे नतमस्तक हो जाऊं? नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। नहीं समरेंद्र, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वीरेश्वर, क्या होगा तुम्हारी इन पांडुलिपियों का? तुम्हारा वो इंजीनियर बेटा जो परचूनी की दुकान चलाता है, इसके पन्ने फाड़ फाड़ कर इसमें धनिया और मिर्ची की पुड़िया बनाकर बेचेगा। समरेंद्र, एक बात तुम बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि मुझे माला माल होने का जरा भी लालच नहीं। और दूसरी बात ये कि कोई भी लेखक अगर थोड़ा सा भी ईमानदार होगा ना, तो अपनी रचनाओं को इस तरह से बेच नहीं सकता। गलत, दोनों ही बातें गलत कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि तुम्हें पैसे की जरूरत है, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। और दूसरी बात ये कि लेखक की ईमानदारी उसकी कलम के प्रति होना चाहिए। रचनाएं बिक जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम? कलम नहीं बिकनी चाहिए। देखो समरेंद्र, मुझे तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए। बेशक तुम बड़े आदमी हो, पैसे वाले हो, बड़े व्यापारी हो, मेरे मित्र भी हो, मैं इसकी कदर भी करता हूँ यार। देखो, तुमने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा जिसे मैंने अस्वीकार कर दिया, बात खत्म हो गई। अब इसे आगे मत बढ़ाओ यार प्लीज। तो तुमने भी मुझे व्यापारी कह ही दिया। हाँ, व्यापारी हूँ, बिजनेस करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, सौदे करता हूँ। एक व्यापारी चाहे भी ना तो अपनी इमेज नहीं बदल सकता। वो कितनी भी चैरिटी करे, कहीं भी चैरिटी करे, लोग तो यही कहेंगे ना कि इनकम टैक्स बचाने के लिए कर रहा है। एक व्यापारी समाज सेवी भी हो सकता है, लोग यकीन ही नहीं कर सकते। यहाँ मैं तुम्हारे साथ व्यापार तो कर रहा था, लेकिन उसके पीछे मेरा अहम मकसद ये भी था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। क्या करूँ, नस-नस में है। जो भी करता हूँ व्यापारिक नजरिए से करता हूँ। वीरेश्वर, प्रसिद्धि की भूख तब अच्छी लगती है जब पेट की भूख शांत हो, समझे तुम? युद्ध एक खत्म होता है तो हो जाता है दूसरा शुरू, अंतहीन युद्ध, जिसमें हार जीत निश्चित नहीं। निश्चित है तो सिर्फ ये कि एक जीतता है और एक हारता है। हाँ, युद्ध में हारता है एक और जीतता है एक। लेकिन क्या सचमुच जीतने वाला क्या जीतता ही है, हारने वाला क्या हारता ही है? स्पष्ट नहीं होता कुछ भी, भ्रम में रहते हैं सब। जानबूझकर रचते हैं एक आवरण जिसमें वो दिखा सकें विजय का अट्टहास। शारदा, शारदा, अरे शारदा कहाँ हो भाई? जरा बाहर आओ तो जल्दी से। शारदा, शारदा जरा बाहर आना जल्दी से। अरे हाँ, बहुत क्यों शोर मचा रहे हो? हाँ हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? इसमें किताबें। किताबें आ गई? हाँ हाँ, अब जरा कैची लेके आ जाओ। अमिया, जरा कैसी लाना? पापा का पार्सल आया है। हाँ। सुमित्रा, अनिमेश, तुम भी आ जाओ। अरे उनको क्यों बुला रही है? क्या हुआ माँ? क्या है? क्या हुआ? पापा? इसमें किताबें। किताबें? वो समृद्धि अंकल ने भेजी है। हाँ हाँ। लाइए, मैं खोलती हूँ। अरे संभल के बेटा, अंदर कोई कागज भी हो सकता है। हाँ, अरे रुक रुक, मैं खोलती हूँ। पापा की किताब है, पहले मैं देखूंगी। पापा की किताबें पहले पापा देखेंगे। अरे तुम दोनों यही करोगे या खोलोगी भी? अरे तुम लोग तो लड़ो झगड़ो। सुनो सुनो, मैं आप तुम्हारा फोटो लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, चलो चलो। अरे रुको यार, अरे पापा, अरे रुको। पापा ये 4 किताबें, पहले देखना नहीं, पहले फोटोज के बाद। अरे क्यों जा रही है? अरे अभी 4 ही आई होंगी ना। हाँ। बाकी भी छपेंगे ना अभी तो। बिल्कुल बिल्कुल, पापा जल्दी आइए, हाँ। फोटो खींचते हैं। आइए आइए जल्दी। माँ थोड़ा मुस्कुराइए ना। पापा प्लीज। क्या हुआ? क्या हुआ? अनिमेश, एक रुक मिनट, क्यों एक गया? मिनट, दिखाइए तो। अरे इसमें तो समरेंदु अंकल का नाम लिखा है। क्या? ये तो उनकी किताबें हैं। हाँ पापा, इसमें तो समृद्धि अंकल का नाम लिखा है। हाँ। समृद्धि अंकल लिखते हैं क्या? अरे अब लिख दी होंगी उसने भी। क्या पापा, ले गए वो आपकी किताबें छपवाने और छपवा दी अपनी? ये तो गलत बात है ना बिल्कुल। पापा। अरे कहा है ना उसने कि छपवाएगा वो, मेरी भी। लाओ देखो तो। देखिए देखिए अपने दोस्त की किताबें।
लेकिन आप उनसे कहना जरूर, यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, और किताबें छपवानी है अपनी। चलो अमिया सुमिता, यहाँ तो सारे फ्रॉड भरे हुए। अरे ऐसा नहीं कहते बेटा। अरे क्या ऐसा नहीं कहते? क्या ऐसा नहीं कहते पापा? ये तो गलत बात है। उन्होंने मजाक किया आपके साथ और कुछ नहीं। देखो चलो, मैं तो जा रहा हूँ दुकान में। ये बच्चों के सामने क्या तमाशा कर दिया? मैंने क्या किया? शोर क्यों मचा दिया? किताबें आ गई, किताबें आ गई। मैं कहती हूँ तुम्हारी किताबों का क्या हुआ? पता नहीं। पता नहीं। पर कहा है ना उसने कि छपवाएगा वो भी। उन्होंने पहले तो नहीं बताया था कि उनकी भी किताबें आने वाली हैं? एक मिनट रुको जा। वो चिट्ठी थी। क्या लिखा है? क्या लिखा है? 10 लाख रुपए का चेक है शायद। क्या? 10 लाख? जब किताबें उनकी छपी है तो चेक तुम्हारे नाम से क्यों है? अब वो अरे एडवांस है मेरी किताबों का। इतना बड़ा एडवांस? हाँ, समरेंदु ने कहा है आगे और भी देगा। और भी देगा? हाँ। तो विश्वास नहीं होता, लेकिन कमाल है, समरेंदु जी भी लिखते हैं, वो भी अंग्रेजी में। अरे शारदा, समरेंदु तो हिंदी और बांग्ला बोल लेता है, ये क्या कम है? कुछ तो पैसा आया। अच्छा सुनो, हाँ। अगर ये एडवांस है तो पूरा अमाउंट कितना होगा? बहुत होगा। बहुत माने? अब कितना होगा ये तो नहीं मालूम, हाँ। लेकिन समरेंदु कह रहा था कि बहुत ज्यादा होगा। है? हाँ। विश्वास नहीं होता। चलो अच्छा हुआ, ऐसे तो आ गए। कमाल है, समरेंदु जी भी लिखते हैं, वो अंग्रेजी में। Who is behind the box? समरेंदु सान्याल। क्या नाम बताया तुमने? Who is behind the box? माने? माने कानून के शिकंजे में कौन है, माने जेल के अंदर, माने कफस। हाँ? कफस? सुनो, तुमने भी तो ऐसे ही कुछ लिखा था ना, कफस की तीलियों से, है ना? लिखा था ना? रुको, मेरी तरफ देखो। अरे देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ, देखो, झूठ मत बोलना। तुमने भी तो लिखा था ना ऐसे ही कुछ, कफस की तीलियों से, है ना? लिखा था ना? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? कहीं ये तुम्हारी किताबों का तो नहीं है? हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ शारदा, क्या? ये मेरी किताब है। तुमने क्या किया? तुमने अपना नाम बेच दिया, अपना नाम। अरे ये तो तुम्हारी पूंजी थी, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया ऐसा? क्या हुआ, मामा? देखो तुम्हारे पापा ने क्या किया। क्या किया? अपना नाम बेच दिया, अपना नाम। नाम बेच दिया मतलब? अरे किताबें तुम्हारे पापा की है, जो समरेंदु जी ने अपने नाम से अंग्रेजी में अनुवाद करवा के छपवाया है। क्या? और आपने इसकी परमिशन भी दे दी पापा? लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? इसकी क्या जरूरत थी पापा आपको? क्योंकि मैं इन्हें नहीं छपवा सकता था बेटा, कभी नहीं छपवा सकता था। समरेंदु ने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। बस कैसा प्रस्ताव पापा? यही कि वो मेरी पांडुलिपियों का विदेशी भाषा में अनुवाद कराएगा, अपने नाम से छपवाएगा, और मिलने वाली सारी रॉयल्टी वो मुझे दे देगा। छपने के लालच में आपने क्या कर दिया पापा? नहीं बच्चों, छपने की लालच में नहीं किया है, बल्कि पैसों की जरूरत ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। ये देखो। 10 लाख? माँ 10 लाख? हाँ, 10 लाख रुपए, और मैं ऐसा नहीं कर सकता था। और शारदा देखो, ये किताबें समरेंदु ने लंदन के सबसे बड़े पब्लिशर से छपवाई हैं। देखो उसका नाम दिखा यहाँ, देखना, ये किताबें अब दुनिया के लोगों तक पहुंचेंगी, लोग इसे पढ़ेंगे, इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, लोग मुझसे सहमत होंगे, असहमत होंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक लेखक के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसका लिखा हुआ पढ़ा जाए। कलम नहीं बिकनी चाहिए, रचना बिक जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कलम नहीं बिकनी चाहिए। शारदा, ये मेरी किताबें, मेरी ही किताबें हैं। चुप रहो, ये तुम्हारी किताबें नहीं है, जिसमें समरेंदु का नाम लिखा है, समरेंदु सान्याल। बेशर्मी की भी हद होती है। 10 लाख रुपए का चेक है शारदा,
10 लाख रुपए का चेक, और मैं ऐसा नहीं कर सकता, किसी हालत में नहीं कर सकता था। सुमिता, आमिया, तुम लोग बताओ, क्या मैं ऐसा कभी कर सकता था? कुछ भी हो पापा, आपने बहुत गलत किया है। ऐसा करने से पहले आपने किसी से भी सलाह क्यों नहीं ली? किससे सलाह लेता? तुम लोग तो सब यही कहते ना जो तुमने अभी कहा है, तो क्या फिर ये सब हो पाता? नहीं बेटा, हमें जमीनी हकीकत पर ही रहना होगा। हमें पैसों की बहुत जरूरत है बेटा, बहुत सारे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। और फिर ऐसा करने से कम मुझे किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। एक हार छुपी होती है जीत में भी, और छुपी होती है जीत एक हार में भी। मैं हार कर भी जीता हूं या जीत कर भी हारा हूं, नहीं जानता, नहीं जानता। जानता हूं सिर्फ ये कि सच क्या है। मैं जानना भी नहीं चाहता, मैं जानना भी नहीं चाहता। दस मिनट का अंतराल। May I come in? Oh yes, please come in. Good evening, Mr. Sanyal. Good evening, Miss Manjeet Kaur, Yes. special correspondent to Times. Yes. Very good. Thank you. आप मेरा इंटरव्यू लेने आई हैं? May I? Oh sure, please go ahead. Wow. Quite impressive. Really? लगता ही नहीं कि मैं किसी इंडियन ऑथर के ऑफिस में हूँ। Thank you very much. So, Mr. Sanyal, ये तो एक मिरेकल ही हो गया। Miracle? और नहीं तो क्या, लोग तो यकीन ही नहीं कर पा रहे कि ये किताबें सचमुच आपने लिखी हैं। Nothing else, but कहाँ आप एक सेलिब्रेटेड बिजनेस टाइकून और कहाँ ये सोशलिस्टिक नजरिया जो आपकी राइटिंग में देखने को मिलता है, कुछ मैच नहीं करता। क्यों, ये दोनों खूबियां एक ही इंसान में होना नामुमकिन है? नहीं, नामुमकिन तो नहीं कह सकते, बट नो डाउट इट इज अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ डुअल पर्सनालिटी। अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तो मैं दोहरे व्यक्तित्व का आदमी हूँ। कल आपकी हेडलाइन भी यही होगी। हेडलाइन तो अभी ढूंढनी है मिस्टर सान्याल। तो आप एक राइटर का इंटरव्यू लेने आई थे, ना कि बिजनेसमैन का। यही समझ लीजिए। मिस मंजीत, ऐसा क्या हो गया कि मैंने 4 किताबें क्या लिख दी, टाइम्स वालों ने आपको मेरा इंटरव्यू लेने भेज दिया, जबकि आप ही के लफ्जों में मैं एक बिजनेस टाइकून हूँ। लेकिन एक बिजनेसमैन की तरह टाइम्स ने कभी मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं लिया। ऐसा क्यों? सॉरी अबाउट दैट मिस्टर सान्याल, बट एक बिजनेसमैन की जिंदगी सिर्फ उसके लिए होती है, उसके फायदे के लिए होती है, उसकी बैलेंस शीट के लिए होती है, जबकि एक राइटर की जिंदगी आम आदमी के लिए होती है। तो फिर बताइए क्या? यही कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने 1-2 नहीं बल्कि 4 किताबें लिख डाली, और वो भी सोशलिस्टिक। यानी आप मुझसे प्रूफ मांगने आई हैं कि ये किताबें मैंने लिखी? क्या आपके पास कोई प्रूफ है? डू यू हैव एनी प्रूफ? ऑफ कोर्स। अच्छा चलिए छोड़ो, आप तो ये बताइए कि आपने गरीबी कब देखी? यानी आप लेखकों की अतीत को म्यूजियम में सजा कर रखना चाहते हैं?
अगर आप लोगों का बस चले तो खुद लेखक को ही रख दे म्यूजियम में जिंदा। देखिए मिस मंजीत, मैं हिपोक्रेसी में विश्वास नहीं करता। जो मैं अंदर से हूँ वही बाहर से हूँ। मैंने खुद गरीबी नहीं झेली तो क्या हुआ, देखी तो है। और आपको बता दूं पूरी शिद्दत के साथ देखी, इतनी के बजरिए कलम में उसे कागज पर उतार सकता हूँ। अच्छा, तो कहाँ देखी आपने इतनी शिद्दत के साथ गरीबी? जहाँ तक पब्लिक डोमेन में तो यही है कि यू वर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। आप मुंह में चांदी का चम्मच लेकर ही पैदा हुए थे मिस्टर सान्याल। आपके पिता ने विरासत में आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर दिया, जिसे नो डाउट आपने उनके जाने के बाद 4 गुने से भी ज्यादा बड़ा कर दिया। क्या ये बात सच नहीं? बेशक ये बात बिल्कुल सच। बस, तो फिर मेरा सवाल वही का वही है कि आपने गरीबी कब देखी? मैंने कुछ पूछा है मिस्टर सान्याल? अब देखिए मैं कॉलेज में था ना जी। तो मेरी क्लास में डिफरेंट सेक्टर्स के बच्चे हुआ करते थे। कुछ मेरी तरह अमीर थे, कुछ गरीब और कुछ मिडिल क्लास। तो ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? प्रेसिडेंसी कॉलेज। ओह, यू मीन दी प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता, जहाँ गरीब बच्चों का एडमिशन तो लगभग नामुमकिन माना जाता है। आप देखिए इसकी शुरुआत तो स्कूल लाइफ से हो गई थी। तो स्कूलिंग कहाँ से की आपने? ये मैं कितने स्कूलों में पढ़ा हूँ, कहाँ पढ़ा हूँ, किसको याद रखूँ मैं। ओह यार, अपने स्कूल्स के नाम याद रखना तो वाकई बहुत मुश्किल काम। जी 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 जी। तो क्या आप उन गरीब दोस्तों के घर भी जाया करते थे? हाँ जाते थे ना, बिल्कुल जाते थे। यानी वो गरीब बच्चे जो आप जैसे रईस बच्चों के साथ पढ़े, उनकी गरीबी को देखकर आप इतने मुतासिर हुए कि सोशलिज्म के बीज उसी समय आपके मन में पड़े। Yes, something like that. Yes. तो फिर जाहिर है एक सवाल उठता है, क्या देखा आपने वहाँ? उनकी गरीबी को कैसा पाया आपने? अच्छा, वो टिफिन नहीं लाते होंगे? Yes, टिफिन नहीं लाते थे, पर हम लोग शेयर करते थे। Yes. तो फिर आपने ये भी देखा होगा कि उनके कपड़े भी बड़े गंदे रहते हैं। बहुत गंदे रहते थे, बदबू आती थी और मुझे लगता है कई दिनों तक तो नहाते भी नहीं थे। तो क्या उन गरीब बच्चों के मन में जो आप जैसे रईस बच्चों के साथ पढ़े, नफरत थी आपके लिए? नहीं, नफरत क्यों होगी, मोहब्बत थी। मोहब्बत? Yes. यानी आपने ऐसी गरीबी देखी जहाँ गरीब अमीर से मोहब्बत करता है, राइट? Yes, yes. ठीक वैसा ही जैसा हमारी हिंदी फिल्मों में होता है, अमीर लड़का गरीब लड़की, अमीर लड़की गरीब लड़का, Yes, राइट? yes, something like that. Yes. तो फिर मिस्टर सान्याल, आपके पात्र यानी आपके कैरेक्टर्स, खास करके हु इज बिहाइंड द बार्स में इतने अग्रेसिव क्यों नजर आते हैं? उनके मन में रईसों के लिए इतना गुस्सा क्यों है? और सिचुएशन भी आप ऐसी बनाते हैं कि उनका रेबल होना वाजिब भी लगता है। हालांकि कुछ अजीब सा जरूर लगता है कि मन में इतनी नफरत रखते हुए भी आखिर वो हथियार क्यों नहीं उठाते? वो जुल्म सहते हैं, आक्रोशित होते हैं, विद्रोही बनते हैं, पर हथियार नहीं उठाते। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे इसके पीछे क्या? यस, इसके पीछे गांधी जी, गांधीयन थॉट। यस, अहिंसा परमो धर्मः, इसके पीछे गांधीयन थॉट है। आई लव दैट थॉट। That's a good one. Isn't it? Yeah. Gandhian thought. Good one. Thank you. Thank you, Mr. Sanyal. जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। क्या मिल गया? कुछ नहीं। Once again, many congratulations for being nominated for the prestigious Booker Prize. Thank you very much. May I take your leave now? Oh sure, please. Bye. Gandhian thought, huh? Yes, yes. Bye, Mr. Sanyal. Bye. Thank you very much, Mr. Mohandas Karamchand Gandhi. ये बुकर प्राइज आपके नाम।
शारदा, सुमिता, अमिया, अनिमेश, अरे कहाँ हो? जरा जल्दी बाहर आओ तो। क्या हुआ? फिर से चेक आया क्या? अरे चेक तो आया ही है शारदा, लेकिन उससे भी बड़ी एक खुशखबरी आई है। क्या खुशखबरी पापा? मुझे मुझे बुकर प्राइज मिला है। हाँ। ओह, मैं कितना खुश हूँ। क्या हुआ शारदा? मुझे पुरस्कार मिला, तुम खुश नहीं हो? काश ये तुम्हें मिला होता। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। ये पुरस्कार तो समरेंदु को मिला है, मुझे नहीं। समरेंदु की चिट्ठी पढ़कर मैं पागल ही हो गया था, लेकिन ये तो समरेंदु को मिला, मुझे नहीं। मैं क्यों इतना खुश हो रहा हूँ? पापा चेक कितने का है? पता नहीं बेटा, देखा नहीं अभी। हैं? 50 लाख? अरे शारदा, क्या हुआ? रोने क्यों लगी? देखो, हमारे पास अब बहुत पैसा आ गया, हमारे सारे काम हो जाएंगे। तुम्हारी लड़कियों की शादी हो जाएगी, बेटे का बिजनेस चल जाएगा, तुम्हारा नया घर बन जाएगा। तुम चाहो तो यहीं बनवा लो, और चाहो तो किसी नई जगह पे बनवाओ। इतना अच्छा लिखते हो तुम, लेकिन किस्मत में समरेंदु का नाम लिखा था, क्योंकि उसके पास पैसा है। पैसे के बल पर उस धोखेबाज ने तुम्हारे साथ सौदा किया। बड़ा मददगार बनता है, क्या बिना सौदा की मदद नहीं कर सकता था? ठीक देने चला। समरेंदु को बुरा भला मत कहो शारदा, वो हमारे जीवन में आया तभी ये सब कुछ हो पाया ना, वरना सड़ जाती मेरी सारी पांडुलिपियां, और सड़ जाते हम लोग भी यहीं पर, कहीं कुछ नहीं हो पाता। जानती हो चिट्ठी में उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है, वीरेश्वर, ये पुरस्कार मुझे नहीं तुम्हें मिला है। पुरस्कार में मिली हुई सारी रकम मैं तुम्हें भेज रहा हूं। आशा करता हूं तुम खुश होगे, और मैं भी। हाँ समरेंदु, मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। हम सभी खुश हैं, है ना? क्या हुआ भाई? क्या हो गया? कुछ तो नहीं। फिर आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? अरे तो क्या हमेशा बकबकी करते रहेंगे? अरे माँ, आप ही बताओ ना, पापा का फिर से कोई चेक आया है क्या? नहीं। हाँ आया है। बड़ा चेक है क्या माँ? देखो बेटे से कुछ मत छुपाओ, अब जो भी फैसला करना है पूरे परिवार को लेके करना। ये देखो 50 लाख का चेक था, 50 लाख का। धीरे 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 धीरे। किसी को पता नहीं है क्या माँ? हाँ, अभी मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। पापा, आपको 50 लाख का चेक मिला है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन पापा, ये इन कैश तो हो जाएगा ना? पागल से बातें करता है, इतना बड़ा आदमी हमें फर्जी चेक देगा? और बेटा, पहले वाले चेकों के पैसे आ गए थे। सॉरी पापा, मुझे पता नहीं था। बट पापा, यू आर ग्रेट, आप महान। आई लव यू पापा, आई लव यू पापा, आई लव यू। अरे आप इतना अच्छा लिखते हैं, तो आपने कभी मुझे लिखने के लिए मोटिवेट क्यों नहीं किया? मैं भी इसी लाइन में आ जाता। अच्छा, हाँ। उस समय तो तुम्हारे सर पर इंजीनियर बनने की धुन सवार थी। उस समय ट्रेंड ही वही चल रहा था। बेटा, मेरा जीवन जिस हाल में बीता था ना, मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों की भी वही हालत हो। और फिर ये सब जो तुम देख रहे हो, ये कोई मेरी उपलब्धि नहीं है, समरेंदु की मेहरबानी है मुझ पर। मेहरबानी नहीं पापा,
बिजनेस है, बिजनेस किया है करेक्ट करेक्ट अरे, करेक्ट जो हुआ सो हुआ। हम ये भी नहीं कह सकते कि पापा लूजर हैं Correct. और हम ये भी नहीं कह सकते कि पापा गेनर हैं। बिल्कुल। तो जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। हाँ, जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। अब पापा और लिखेंगे जो उनके नाम से छपेगा और फिर पापा को और बड़ा पुरस्कार मिलेगा। आज हमें पैसे की जरूरत थी ना, तो सब ठीक है ना माँ? हाँ और समरेंदु अंकल ने कोई जबरदस्ती तो की नहीं। Correct. पापा के हाँ कहने पर ही तो किया ना। बिल्कुल ये बिल्कुल। सब किसे समझा रहे हो? किसी को नहीं नहीं, भाई, किसी को नहीं, किसी को नहीं। देखो ये सब छोड़ो, तुम तो ये देखो कि चेक का करना क्या। ये अनिमेश का बिजनेस सेटल कर देंगे ना? हाँ पापा। पापा, हाँ, एक बात मेरे दिमाग में खटक रही है। क्या? अरे आपको इतना पैसा मिला है, इस पे तो आपको इनकम टैक्स देना होगा। क्या? हाँ इनकम टैक्स? हाँ, एक मिनट। बुकर प्राइज मिला समरेंदु अंकल को, तो उन्होंने टैक्स दिया होगा। फिर उन्होंने अपने खाते से पैसे आपको दिए, तो क्यों दिए? पूरी रामायण हो गया, अब पूछ रहा है राम ने रावण को क्यों मारा? अरे माँ, आप समझ नहीं रही हो। इस बात का कोई जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए ना कि समरेंदु अंकल ने पापा को इतनी बड़ी राशि क्यों दी। तो ये बात किससे पूछी जाएगी, मुझसे कि समरेंदु से? दोनों से, आप दोनों से पूछी जा सकती है ये बात। ठीक है, अरे वो समरेंदु है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। अरे हाँ यार, मैं भी कितना बुद्धू हूँ। अरे ऐसे कामों के लिए तो उनके अलग से एक डिपार्टमेंट होगा। लेकिन पापा, आप अपना जस्टिफिकेशन तैयार रखना कि आपने समरेंदु अंकल से इतनी बड़ी राशि क्यों ली। ठीक है, मैं समरेंदु से पूछ लूंगा। ओके। तुम लोग तो अब ये देखो कि इस राशि का करना क्या है। अरे भाई, अब सबकी राय है कि मेरा बिजनेस नहीं। नहीं। नहीं, पहले सुनीता की शादी होगी। अरे हो जाने दीजिए सुनीता की शादी, उसमें कितना खर्च होगा? उसके बाद अमिया की शादी। माँ इतनी जल्दी? बेटा जल्दी नहीं है, सुनीता की देर से हो रही है, तुम्हारी सही समय पर होगी। माँ, ओ माँ, हाँ। फिर आप कहोगी कि नहीं, हैं? पहले लड़कियों की शादी फिर तुम्हारा बिजनेस। अरे यार, मैं भी तो यही कह रहा हूँ माँ। आप लोग तो मुझे बस बता दो कि मेरी शादी आप लोगों के एजेंडे में है कि नहीं। भाई ऐसा है कि हम लोग अगले 5 साल का एजेंडा एक साथ डिस्कस नहीं करते। तू बिजनेस में अपना एक मुकाम बना ले, फिर हम तेरी शादी करेंगे। माँ, ये शादी का बिजनेस से क्या संबंध है? अच्छा, तो ठीक है, अभी कर देते हैं। बताओ भाई, कौन सी लड़की से तू शादी करना चाहता है, उसे ले आ, अभी करवा देते हैं। पापा, आप भी ना यार कुछ भी बातें करते हो। नहीं बताओ ना भैया, बताओ ना भैया, बताओ अरे ना। कोई नहीं है भाई, कोई नहीं, क्या कोई हुआ? नहीं, कोई नहीं। क्या कोई लड़की नहीं है जिसे तू पसंद करता है? पापा, सवाल मेरे पसंद करने का नहीं है। फिर? सवाल ये है कि मैं किसी को पसंद आऊँ। तुझे कौन पसंद करेगा? क्यों? हाँ, तो यही तो बता। अच्छा, क्यों नहीं पसंद आ रहे तुम किसी को? वो क्या है पापा, ये आजकल की लड़कियां ना बड़ी मनी माइंडेड हो गई हैं। ये लड़के की पर्सनैलिटी पे नहीं जाती, पॉकेट पे जाती है, पॉकेट पर। इसीलिए तो क्या पापा? अरे इसीलिए तो पहले तेरा बिजनेस, यही तो तेरी माँ कह रही थी। अब तो तू ये तय कर कि बिजनेस कौन सा करेगा। अरे हाँ माँ, अरे माँ, मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक कोई बहुत बड़ा सा बिजनेस शुरू किया जाए, फिर मेरे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे ना माँ। एक बड़ा सा शोरूम, उसमें कार की डीलरशिप, है ना माँ? मैं तो कहती हूँ तो बड़ी सी दुकान खोल ले। नहीं, नहीं, मैं बोलती हूँ एक बड़ा सा शोरूम ले हाँ, और हाँ। उसमें लेना मोटरसाइकिल की डीलरशिप। अरे रुक जा मेरी बहना, रुक जा, थोड़ा ब्रेक लगा ले। मैं तो कहती हूँ मुबारक हो समरेंदु, मुबारक। तुम कहते हो कि बुकर प्राइज मुझे मिला है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये मुझे नहीं, तुम्हें मिला है। कोई भी पुरस्कार सिर्फ लिखने से नहीं मिलता, बहुत कुछ करना पड़ता है इसके लिए, जो तुमने किया है मेरे यार। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। तुमने तो मेरे दिन फेर दिए यार। लेकिन तुमने ऐसा क्यों लिखा कि तुम्हें भी खुशी हुई? तुम्हें तो मुझसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, क्योंकि तुमने खुद को केवल एक राइटर नहीं, एक महान राइटर साबित किया है। जी करता है मैं तुम्हारे पास आकर मुबारकबाद मैं आऊंगा समरेंदु, आऊंगा। तुम मुझे न भी बुलाओगे ना, तब भी आऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन तुम्हें बधाई देते हैं। मैं खुश हो लूंगा यही देखकर। समझूंगा बधाई लेते वक्त तो तुम नहीं, मैं। थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लूंगा कि ये मेरी किताबें हैं जिन्हें बुकर प्राइज मिला है। हाँ,
मेरी किताबें हैं ये, मेरी किताबें हैं ये। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। दोस्तों, ये एक नया स्वाद है मेरे लिए, एक नया रस जो बहुत मीठा है, इतना मीठा कि डर लगता है कहीं मुझे डायबिटीज ना हो जाए। अरे आप लोगों की मुबारकबादें और बधाइयाँ तो पहले भी मिलती रहती, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता था या नई कंपनी लॉन्च होती थी तो ये सब होता ही था। मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि सेलिब्रिटी तो मैं पहले ही था, मगर इंटेलेक्चुअल में गिनती होती नहीं थी। और दरअसल इसमें खास बात यह है कि मेरी इन किताबों के जरिए लोगों ने मेरे मन को देखा है और कहीं ना कहीं मैं उनके दिल के करीब पहुंचा हूँ, इतने करीब कि उनके दुख और दर्द को राहत मिली है। यही मेरी सफलता है। इट्स माय सक्सेस, इट्स माय विक्ट्री। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। प्लीज एंजॉय द मोमेंट, एंजॉय द पार्टी। ग्रेट पार्टी यार, कर दिया मैंने। आई हैव डन इट। यू हैव डन इट समरेंदु, यू हैव डन इट। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड वीरेश्वर, थैंक यू। क्या आदमी हो यार, क्या लिखते हो। वाह, वाह। किस वीरेश्वर की बात कर रहे हैं मिस्टर सान्याल? अब कहीं कोई वीरेश्वर नहीं है, अब तो बस आप ही आप हैं। जी। वैसे ये वीरेश्वर नाम तो जाना पहचाना सा लग रहा है, कोई कैरेक्टर होगा आपके किसी नॉवल में? नहीं, ये कोई कैरेक्टर नहीं है। दरअसल वीरेश्वर मेरा एक बचपन का दोस्त है, और ऐसे मौके पर बचपन के दोस्तों की याद आती है ना। अच्छा, उसकी फनी बात बताऊं? वो हमेशा चौथी सिगरेट पीता है। सिर्फ चौथी सिगरेट? और बाकी की 3? बाकी की 3 सूंघ कर रख लेता है। फनी है ना, फनी, वेरी फनी। वैसे आप यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए अंदर, अंदर पार्टी में चलिए। नहीं, अंदर तो बहुत शोर है। मिस्टर सान, अब शोर तो आप ही ने मचा रखा है। ऐसे एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आखिर आप अब तक लिखते क्यों नहीं? तो आप क्या समझती हैं, किताबें मैंने रातों रात लिख दी? कोई ऐसा नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैं तो हमेशा से लिखता था। अच्छा, हमेशा से लिखता? हाँ, जब रात को घर में सब सो जाते थे तो मैं अपने कमरे में बैठकर लिखता रहता था। और फिर एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना जो लिखा है उसे पब्लिश कराया जाए, तो आपके सामने। तो फिर क्या मैं ये समझूं कि मनुष्य अंदर सोचता कुछ है और बाहर करता कुछ और है? क्या मतलब? जहाँ तक मुझे याद आता है, एक बार आपकी फैक्ट्रीज में एक बहुत लंबी हड़ताल चली थी बोनस के लिए, और फिर आपने न जाने कितने वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया था, जबकि अपने नॉवल में आप वर्कर्स की हिमायत करते नजर आते हैं। देखिए बिस्मन जी, जिंदगी होती है ऐसी, आदमी चाहकर भी वो सब नहीं कर पाता जो करना चाहता है। दरअसल उन दिनों हमारी फैक्ट्री बहुत लॉस में चल रही थी, हम वर्कर्स को बोनस नहीं दे सकते थे। आप अगर चाहें तो हमारी बैलेंस शीट चेक कर लीजिए। बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है हमें पता है मिस्टर सान्याल। तो फिर बताइए, आपके शक को दूर करने के लिए मैं क्या करूं? कुछ नहीं, हमारा तो काम ही है शक करना, आपका काम है सफाई देना। हाँ? या कहिए, कैसा लगा? क्या क्या कैसा लगा? कुछ नहीं, चलिए आप तो पार्टी एंजॉय कीजिए। इट्स योर पार्टी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे
कोलकाता के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन आए हुए हैं, लेकिन ये क्या बातें कर रहे हैं, अपने बिजनेस के बारे में या मेरी किताबों के बारे में? ये हंस क्यों रहे, कहीं मुझ पर तो नहीं? अरे मैं तो वैसे ही घबराता हूँ, ये मेरी किताबें हैं, मैंने इन्हें लिखा है। और ये मंजीत मुझ पर यूं ही शक करती है या मुझे टीस करती है? ये गई कहाँ लेकिन? अरे ये तो यहीं आ रही है, उसके साथ कौन है? वीरेश्वर, ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे बुलाया नहीं था, अब मैं क्या करूँ? क्या करूँ? Mr. Sanyal, Huh? look who is here. Your friend, Vireshwar. अरे वाह, वीरेश्वर, what a pleasant surprise. आपने याद किया और हाँ से। मिस मंजीत, हाँ जी। क्या थोड़ी देर के लिए हम पुराने दोस्तों को अकेला छोड़ देंगे आप? Yeah, of course, why not? भला पुराने दोस्तों में नए दोस्त का क्या काम? लीजिए, enjoy the party. Thank you very much. My pleasure. Cheers. Cheers. शैंपेन। मेरा वादा था ना। हाँ, काफी बड़ी पार्टी है। अरे भाई, प्राइज मनी भी तो बहुत बड़ा है। तुम्हें अपना चेक तो मिल गया? हाँ, शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है, ये तुम्हारे ही पैसा है। वीरेश्वर, मैंने तुम्हें जानबूझ कर नहीं बुलाया। मुझे लगा था कि तुम्हारे यहाँ रहने से मैं ज़रा कंफर्टेबल फील नहीं करता, फिर भी तुम आ गए। सॉरी यार, माफ कर देना। नहीं, अब आ गए हो तो एंजॉय द पार्टी। वैसे थोड़ी बहुत कमी तो मुझे लग रही है। अच्छा, किस बात की? अरे भाई, नहीं आते तो इस शैंपेन पिलाने का वादा कैसे पूरा करता? चीयर्स। वीरेश्वर, देखा तुमने कि बहुत बड़ी पार्टी, यहाँ कोलकाता के सारे बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए हैं, लेकिन इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि मुझे कौन सा प्राइज मिला है, कितना मिला है और क्यों मिला है। ये सब अपनी बिजनेस की बातें करने में मशगूल है, और मैं भी नहीं चाहता कि ये किताबों के बारे में बात करें। हाँ, दूर दूर से कुछ क्रिटिक्स और राइटर्स जरूर आए हैं, उनसे ज़रूर खतरा है, इसलिए जब तक तुम हो तुम्हारे साथ वक्त बिताता हूँ। बैठ। हाँ हाँ, बैठ। और बताओ, घर में सब कैसे हैं? घर में सब बढ़िया है। वीरेश्वर, हमारे और तुम्हारे बीच में जो सौदा हुआ था ना, उसमें तुम्हारे परिवार को लेकर ही मेरा सौदा था। हाँ। देखा, सब कुछ बेकार है अगर बुद्धि नहीं है। हाँ? सॉरी, मेरा मतलब लिखने वाली बुद्धि नहीं, वो तो तुम्हारे पास है ही, बेचने वाली बुद्धि। मान गए ना मुझे? हाँ। अच्छा, ये जो लेडी तुम्हें यहाँ लेकर आई थी, इसे जानते हो? नहीं। इसका नाम मंजीत, अच्छी है लेकिन बहुत खतरनाक है। खतरनाक? तुम्हारी इससे कुछ बातें तो नहीं हुई ना? नहीं, मैं आ ही रहा था कि वो रास्ते में मिल गई। हाँ। और उसने मुझे तुम्हें बड़ी बारीकी से देखा, जैसे वो जानना चाह रही हो कि मैं कौन हूँ। हाँ, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं उससे पूछने ही वाला था कि समरेंदु कहाँ है। हाँ। इतने में उसी ने मुझसे पूछ लिया कि क्या पूछ लिया? चौथी सिगरेट। मैं तो हैरान हो गया, ये तो मेरे और तुम्हारे बीच की बात थी। चालाक हो। इसके बाद तो कोई बात नहीं हुई ना? नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। वीरेश्वर, आई एम सॉरी यार, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, प्लीज जाओ प्लीज। लेकिन क्यों यार? देखो, मुझे किसी कोने में बिठा दो, किसी से मिलवाने की जरूरत नहीं है। अरे मिलवाने का तो सवाल ही नहीं उठता, यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। कि नहीं जानते तो सिर्फ तुम्हें, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम तो इतने पुराने कॉलमिस्ट हो, तुम्हें पहचानता कोई क्यों नहीं? वो इसलिए मेरे भाई, क्योंकि मैं बांग्ला में लिखता हूँ, कोई अंग्रेजी का नहीं हूँ। यस यस, दैट इज करेक्ट। यहाँ सब वही लोग हैं जो इंग्लिश लिटरेचर से ताल्लुक रखते हैं। तुम बेफिक्र रहो, मेरी वजह से तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। तुम यहाँ रुकना क्यों चाहते हो भाई? सिर्फ इसलिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि लोग मेरी पुस्तकों के बारे में क्या कहते हैं। एक से एक, छोटी से छोटी, अच्छी बुरी, हर बात में सुनता। सॉरी यार, जैसे मैंने मेरी पुस्तक कह दिया, ये तो तुम्हारी। देखो वीरेश्वर, आई एम सॉरी, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, प्लीज जाओ। यार मैं रुकना चाहता हूँ। वीरेश्वर, बेवकूफ़ी मत करो, जाओ यहाँ से, आउट।
मिस्टर सान्याल, हाँ? आपकी चौथी सिगरेट कहाँ गई? अब वहीं पार्टी में होगा। नहीं, वहाँ अंदर पार्टी में तो नहीं है। अरे तो घर चला गया होगा, आपको क्यों फिक्र हो रही है इतनी? आप तो एंजॉय करिए अपनी पार्टी। अरे साहब, जब पार्टी का हीरो ना जाने किन ख्यालों में डूबा है, जब उसी को अपने गेस्ट की फिक्र नहीं है तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। श्योर? आई एम श्योर। तो चलिए, लेट्स एंजॉय द पार्टी एंड हैव अ डांस। अरे कम 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 कम। अच्छा खेल है ये। मैं उस चीज को एंजॉय कर रहा हूं जो मेरी है ही नहीं, और जिसकी है उसे मैंने निकाल दिया। क्या दुनिया है, बोए कोई और खाए कोई और। किस्मत या छल, क्या है ये? किस्मत मान सकता हूं पर छल नहीं। मैंने कोई छल नहीं किया उसके साथ, जो कहा वो किया है, तो इसमें छल कैसा? नहीं, कोई छल नहीं किया, एक एक पैसा दिया है उसको। वीरेश्वर, आज मैंने तुमको मात दे दी। तुम कुछ नहीं हो मेरे आगे, कुछ नहीं। मेरा नाम, मेरी शोहरत तुम्हारे नाम और तुम्हारी शोहरत से मीलों आगे जा चुकी है। तुम कल भी चौथी सिगरेट थे, आज भी चौथी सिगरेट ही हो, और कल भी यही रहोगे, चौथी सिगरेट। मेरा माथा लत कर दो तुम, अपने चरण धूलि तल में। मेरा सारा अहंकार दो डूबो चक्षुओं के जल में। माथा लत कर दो तुम, अपने चरण धूलि तल में। गौरव मंडित होने में नित मैंने निज अपमान किया है। घिरा रहा अपने में केवल मैं तो विरल पल पल में। माथा नत कर दो तुम, अपने चरण धूलि तल में। अपना करूं प्रचार नहीं मैं खुद, अपने ही कर्मों से करो पूर्ण तुम अपनी इच्छा। मेरी जीवन चर्या से माथा नत कर दो तुम, अपने चरण। जल्दी आ गए? हाँ तो वो समरेंद्र जी ने रोका नहीं? हैं? अरे रोक रहा था, बहुत रोका उसने तो। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है, बहुत लिखना है मुझे, मैं नहीं रुक सकता, मैं नहीं रुका वहाँ पर। क्या हुआ वहाँ? अरे कहाँ क्या हुआ शारदा? अरे और होने को तो बहुत कुछ हुआ शारदा। जानती हो कितना बड़ा जलसा था वहाँ पर, कितने सारे लोग आए हुए थे। मतलब
एक से एक बड़े बड़े व्यापारी, बड़े संपादक, बड़े पत्रकार, सबके सब सारे अंग्रेजी था वहां आए हुए थे। किसी बात से तुम्हारा मन दुखा क्या? बोलो बोलो ना। शारदा, समरेंदु मुझे देखते ही, मतलब देखो भूला कुछ नहीं वो, पर मुझे लगता है मेरा आना उसे अच्छा नहीं लगा। मैं उसके साथ अपनी खुशियां बांटने गया था शारदा। माना की किताबें उसके नाम से छपी और उन्हें लिखा तो मैंने ही है ना। कम से कम तारीफ के 2 बोल तो बोल ही सकता था। तुमने नहीं लिखी है वो किताबें। ऐसा नहीं होता है शारदा। मैंने जन्म दिया है उन रचनाओं को, पीड़ा मैंने झेली है उसके लिए। मैं लेखक हूं उन किताबों का। हम दोनों अकेले थे, फिर भी एक बार भी उसके मुंह से नहीं निकला कि तुमने अच्छा लिखा। तुमने नहीं लिखी है वो किताबें, मैं बार बार कह रही हूँ। उस समरेंदु की किताबें हैं, तुमने बेच दी है। इसके बदले में तुम्हें रुपए मिले हैं, लाखों रुपए, जिसे तुम अपना घर बनाओगे, बेटियों की शादी करोगे, बेटे का बिजनेस सेटल करोगे। यही सौदा किया है तुमने, यही सौदा किया है ना? हाँ हाँ, यही सौदा किया, यही तो सौदा किया है मैंने। बेटे का बिजनेस सेटल करना, बेटियों की शादी करना, बहुत सारा काम पड़ा है मेरे पास शारदा, बहुत सारा काम करना है मुझे। शारदा देखो, अब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया है। अब तुम देखना शारदा, मैं फिर से एक सफल बाप साबित करके रहूंगा, अपने आप को दिखा दूंगा मैं। तुम देखना शारदा, सोसाइटी में लोग पीठ पीछे मेरी हंसी नहीं उड़ाएंगे। अब मैं नाकारा नहीं कहलाऊंगा शारदा, देखना तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा शारदा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक। चलो खाना खा लो। जल्दी बाहर आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। जल्दी आओ। क्या है भैया? नहीं बताऊंगा, बताइए। बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये है कुंडली। मेरी कुंडली है? नहीं नहीं, ये है हमारे नए घर की कुंडली। यस, हमारे नए घर का नया नक्शा। ठीक है, आओ चलो हम घर बनाते हैं। बुलाओ सबको। रवि, पवित्र, कुणाल, कहाँ? जल्दी आओ सब लोग, बाहर आओ, जल्दी आओ भाई। और देखो ये सारी पुरानी चीजों को यहाँ से हटाओ और अब बनेगा हमारा नया घर। कम ऑन फास्ट, जल्दी जल्दी। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ। ये देखो, ये रहा कहाँ, ये रहा, ये देखो, ये रहा माँ बाबू जी का कमरा। ओके, और ये रहा हमारा किचन। ठीक है, और ये रहा मेरा और तुम्हारी भाभी का कमरा, है ना। और ये रहा हमारा मेन गेट। अरे भैया जल्दी से पुरानी चीजों को हटाओ। कहाँ गया रवि? अरे तुम दोनों की तो शादी हो जाएगी भाई। अरे शादी हो जाएगी तो क्या हुआ? लड़कियों का भी मायके के घर में बराबर का अधिकार और क्या पूरा हक होता है लड़कियों का। अरे ठीक है, झांसी की रानी काहे को नाराज हो रही है? वो जो तुझे पीछे आउट हाउस है ना, उसके दोनों कमरे तुम दोनों को दिए। अच्छा चलो यार, तुमको भी दिया। इधर आओ, देखो
ये जो अपन ने इधर बनाया था ना, माँ बाबू जी का कमरा, इसके ऊपर वाले 2 कमरे तुम्हारे, ठीक है। और ये रहा हमारा लॉन, बड़ा सा लॉन, और इसमें बिछी है 2 नो गार्डन चेयर, और एक पे बैठे हैं पापा और पढ़ रहे हैं अखबार, और माँ लेके आ रही है चाय। तो चलो माँ, अरे माँ। क्या हुआ, दरवाजे पे कोई नहीं है क्या? पता नहीं कहाँ सब चले गए। अरे रवि कहाँ गया? वो एयरपोर्ट गया है ना, सुनीता को छोड़ने, मैं देखती हूँ। आइए। हेलो वीरेश्वर। अरे समरेंदु, क्या बात है भाई, समरेंदु सान्याल, अरे कितने दिनों बाद, आओ 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 भाई, स्वागत है, बैठो, बैठो बैठो बैठो, कैसे हो? बस ठीक है। हाँ, क्या हाल है? अब देख ही रहे हो। अच्छा ये बता, मेरा ये नया घर ढूंढने में तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई? नहीं भाई, अच्छी सोसाइटीज में घर लेने का यही तो फायदा है। हाँ, बहुत खुशी हुई तुम्हारा नया घर। हाँ, बधाई। थैंक यू। अच्छा हाँ, ये तुम्हारा एक चेक हाँ 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 लो। हाँ, लूंगा ही भाई, लूंगा ही, छोड़ूंगा थोड़ी। तुम्हारे साथ सौदा जो किया है। हाँ। और बताओ बेटे की क्या हाल है, क्या कर रहा है? बेटा बढ़िया है, उसने मोटर बाइक्स की डीलरशिप ले ली है। वाह, ग्रेट। हाँ, और बेटियाँ? दोनों की शादी हो गई, दोनों अपने अपने घर, हाँ, सुखी है। बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। मुझे नहीं बुलाया शादी में? सौदे में ये बात तय नहीं थी। वीरेश्वर, तो मैं पछतावा किस बात का? ये हमारे सौदे को लेकर। अरे नहीं यार, क्या बात करते हो? अरे मुझे पछतावा क्या होगा भाई इस सौदे से? ये सब जो तुम देख रहे हो, ये सब कुछ उस सौदे की वजह से तो है। अगर वो सौदा नहीं होता तो ये सब कुछ होता क्या? इसका मतलब तुम खुश हो? हाँ, लगता तो है कि मैं खुश हूँ। लगता तो है। इसका मतलब तुम फैसला नहीं कर पा रहे हो कि तुम वाकई खुश हो या नहीं। ऐसा क्या हो गया वीरेश्वर कि उस खुशी को पाने के बाद भी तुम उस खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे? यही तो समझ नहीं पा रहा हूँ यार समरन, कि ऐसा क्यों? मैं खुश हूँ कि मेरा पूरा परिवार खुश है, बस अपने लिए नहीं। देखो वीरेश्वर, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बचपन का दोस्त। तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ जैसा तुमने बचपन में मेरे साथ वक्त बिताया और उसके बाद मुझे बताया था कि तुम्हारे मन की व्यथा क्या है। मैं फिर से तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। अब कैसा लग रहा है तुम्हें इस सौदे के बाद? देखो समृद्धू, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन अरे छोड़ो ना यार, मैं खुश हूँ बस। नहीं, तुम खुश नहीं, और क्यों खुश नहीं हो मैं जानता हूँ, लेकिन सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मुँह से। मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम्हें मुझसे नफरत? नफरत? अरे नहीं यार, क्या बात करते हो? मुझे तुमसे नफरत क्यों होगी? तुमने क्या बिगाड़ा मेरा यार? यार आई एम सो सॉरी, उस दिन पार्टी से मैंने तुम्हें जाने के लिए कह दिया था, उसके लिए मैं। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं समरेंदु, उसकी कोई बात नहीं यार, उसका कोई जरा भी अफसोस नहीं है मुझे। तुमने बिल्कुल ठीक किया था यार। दरअसल गलती मेरी ही थी, मुझे उस पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए था यार। और क्या करता यार, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। दरअसल मैं देखना चाहता था कि वो कौन कौन लोग हैं जिनके हाथ में मेरी पुस्तकें पहुंच रही हैं। वो कौन लोग हैं
जो मेरी पुस्तकों पर चर्चा कर रहे हैं। महसूस करना चाहता था यार कि अपनी रचना पर पुरस्कार मिलने का सुख क्या होगा। काश मैं अपने आप को रोक पाता। एक बात बताऊं समझे, पता नहीं क्यों यार, लेकिन मैं अभी तक ये विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, स्वीकार ही नहीं कर पा रहा हूं वो किताबें मैंने नहीं बल्कि तुमने लिखी। स्वीकार ही नहीं कर पा रहा हूं यार। केवल तुम ही नहीं वीरेश्वर, मैं भी स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं कि वो किताबें मैंने लिखी। जब भी उन किताबों की कोई तारीफ करता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं चोर, जो चीज़ मेरी नहीं है उसे अपनी बनाकर नुमाइश कर रहा हूं। मैं चाहता तो तुम्हारे नाम से किताबें छपवाकर तुम्हारी मदद कर सकता, उनकी सारी रॉयल्टी भी तुम्हें दे सकता, लेकिन ऐसा ना करके जिस मोह के कारण मैंने तुम्हारे साथ सौदा किया, उस मोह को हासिल करने के बाद भी यार खुशी को महसूस नहीं कर पाता। हो सकता है बहुत से लोगों की नज़र में मैं बहुत बड़ा राइटर बन गया हूँ, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना कि वो किताबें मैंने नहीं लिखी, उनका लेखक मैं नहीं हूँ। और ऊपर से ये एहसास कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है। एक अजनबीपन, एक खोखलापन, अपने आप से दूर जा रहा हूँ, नजरें चुराता हूँ अपने आप से, आईने तक को फेस नहीं कर पा रहा यार। समरेंदु, तुम ऐसा भी महसूस कर सकते हो? यार आखिर मैं भी एक इंसान ही हूँ। सॉरी यार, जल्दबाजी में कह गया, माफ कर देना। नहीं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे ऐसी बात सुनने की आदत होती जा रही है और होनी भी चाहिए। समरेंदु यार, तुम्हारी पीड़ा तो मुझे अपनी पीड़ा से भी बड़ी नजर आती है यार। नहीं वीरेश्वर, मेरी पीड़ा तुम्हारी पीड़ा से बड़ी हो ही नहीं सकती यार। भला एक चोर की क्या पीड़ा होगी। एक बात कहने का यार, जिस बात को करके हमें कोई खुशी नहीं बल्कि दिल पर बोझ मिला है, क्यों ना उससे छुटकारा है। मतलब चल ये सौदा तोड़ देते हैं, मैं तुमसे। अरे नहीं यार, ऐसा मत कहो यार समरेंदु, ऐसा मत बोलो यार। अब मैं वो फिर से असफल बाप नहीं कहना चाहता हूँ यार। तुम कहोगे तो जीवन भर तुम्हारे लिए मैं साहित्य लिखता रहूंगा, लेकिन अब वो पहले वाली यातनाएं नहीं यार, नहीं, अब नहीं सह सकता यार मैं। नहीं वीरेश्वर, मैं तुमसे वापस कुछ नहीं लूंगा, बल्कि जो तुम्हारा है तुम्हें देना चाहता हूँ यार। मतलब यार ये झूठ बहुत बड़ा बोझ बन गया है मेरे दिल पर। मैं व्यापारी हूँ, कई अनाप शनाप काम करता हूँ, टैक्स की चोरी करता हूँ, अफसर नेताओं को रिश्वत देता हूँ, लेकिन ये सब करके मैं अपने आप को इतना गिरा हुआ महसूस नहीं करता है। छोटे मोटे आडंबर तो मैं पहले भी होता था, लेकिन इतना बड़ा झूठ अब नहीं हो सकता है। जैसे जैसे तुम्हारी किताबों की ख्याति बढ़ती जा रही, उसे एक से एक पुरस्कार बढ़ते जा रहे हैं, मैं ज़मीन के अंदर और गहरे करता जा। एक पल को भी एहसास नहीं कर पा रहा हूँ कि वो किताबें मैंने लिखी हैं, मैं उनका लेखक हूँ। इसलिए वीरेश्वर, मैंने फैसला किया है कि मैं सारी दुनिया को बता दूँ, सारी दुनिया को बता दूंगा कि ये किताबें मैंने नहीं लिखी, इनका लेखक मैं नहीं हूँ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये ऐलान कर दूंगा कि असली लेखक मैं नहीं हूँ, असली लेखक तुम हो वीरेश्वर, तुम। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसके लिए बड़ी से बड़ी सजा भोगने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें तुम्हारी खुशी वापस मिल जाएगी, तुम्हें तुम्हारा नाम मिल जाएगा। हाँ वीरेश्वर, और मेरे दिल से एक बोझ उतर जाएगा वीरेश्वर। तुम्हें तुम्हारा नाम मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारी खुशी भी मिल जाएगी। हाँ समझे, मुझे मेरा नाम मिल जाएगा, मुझे मेरी खुशी भी मिल सकती है। हाँ वीरेश्वर, लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं समझे? क्यों? तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे, क्योंकि गुनाह अकेले तुमने नहीं किया, मैं भी बराबर का शरीक हूँ इस गुनाह में। मैं सारा गुनाह अपने सर पर ले लूँ। नहीं समरेंदु, ऐसा करना तो और भी खतरनाक होगा। खतरनाक किसके लिए? तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए। साहित्यकारों की जमात में बैठे हुए हर एक साहित्यकार के लिए, साहित्य को पढ़ने वाले हर एक पाठक के लिए, यहाँ तक कि अभी तक लिखे गए समूचे साहित्य के लिए। हम में से किसी ने भी अगर ऐसा करने की कोशिश भी की ना समरेंदु,
तो सिर्फ तुम और मैं ही नहीं, अभी तक का लिखा हुआ समूचा साहित्य कटघरे में खड़ा हो जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ भी नहीं हो सकता। इस अर्थ और अनर्थ की त्रासदी को झेलने के लिए हमें झेलना ही पड़ेगा। क्या हुआ समरेंद्र, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि मैं जीत कर भी हार गया। सच्चाई तो यह है समरेंद्र कि मैं भी हारा ही हूं। तो फिर जीता कौन? दर्शकों, अभी आप रसास्वादन कर रहे थे श्री योगेश त्रिपाठी जी की प्रभावशाली रचना चौथी सिगरेट, जिसका संवेदनशील और सशक्त निर्देशन किया वरिष्ठ रंगकर्मी एवं सिने अभिनेता श्री राजीव वर्मा जी ने। प्रस्तुति भोपाल थिएटर्स की। जोरदार करतब ध्वनि के साथ सभी कलाकारों का अभिनंदन करें और हम मंच पर एवं मंच पर कलाकारों से अनुरोध करते हैं कृपया वे भी मंच पर आ जाएं। हम शिखर सम्मान से सम्मानित श्री चंद्रमाधव पारिक जी से भी अनुरोध करते हैं कि वे भी मंच पर आएं। वरिष्ठ साहित्यकार एवं मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल के निदेशक श्री विकास दवे जी से भी अनुरोध है, कृपया वे भी मंच पर आएं। और वरिष्ठ रंगकर्मी एवं नृत्य संयोजक डॉक्टर श्रुति कीर्ति बारिक जी से भी अनुरोध है, कृपया वे भी मंच पर आएं। दर्शकों, आज इस मंच पर रंगकर्म की दो महान रंग विभूतियों को श्री राजीव वर्मा जी एवं श्रीमती रीता वर्मा जी को सम्मानित किया जा रहा है। चैतन्य सोशियो कल्चरल सोसाइटी द्वारा पद्मश्री स्वर्गीय गुलवर्धन रंगमणि सम्मान 2026 वरिष्ठ रंगकर्मी एवं सिने अभिनेता श्री राजीव वर्मा जी को रंगमंच एवं अभिनय के क्षेत्र में उनकी दीर्घ समर्पित एवं अविस्मरणीय यात्रा के लिए सम्मान प्रदान किया जा रहा है। इन स्वर्णिम पलों में संस्था अपने को अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रही है। शॉल, श्रीफल, पौधा एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है श्री चंद्रमाधव बारिक जी और श्री आशीष दवे जी द्वारा। इसी कड़ी में चैतन्य सोशियो कल्चरल सोसाइटी रंगमंच की सशक्त साधिका, ख्याति प्राप्त वरिष्ठ नाट्य कला नेत्री श्रीमती रीता वर्मा जी को उनकी दीर्घ अनवरत एवं सृजनशील रंग कला यात्रा तथा भारतीय रंगमंच के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित कर रही है। पद्मश्री स्वर्गीय गुलवर्धन रंगमणि सम्मान 2026 सप्रेम एवं सादर समर्पित करती है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर संस्था स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित अनुभव करती है और हमारे अतिथियों से अनुरोध है कि मंच पर उपस्थित सभी कलाकारों को पौधा भेंट कर उनका भी अभिनंदन करें। नाटक के निदेशक श्री राजीव वर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया सभी कलाकारों का परिचय कराएं। माइक नहीं भी हो तो चलेगा, ये माइक है।
ये है पवित्र नस्कर। वैसे तो ज्वेलरी डिज़ाइनर है, लेकिन रंगमंच का बहुत शौक है और कभी कभी अभिनय करते हैं, लेकिन बेसिकली बैक स्टेज वर्कर है। ये हैं कुणाल पुरोहित। कुणाल पुरोहित, ये बिल्कुल नई एंट्री है और अभी बैक स्टेज से शुरुआत की है। इनका अगला नाटक देखेंगे आप 27 मार्च को जनजाति संग्रहालय में। युग, सॉरी क्या, शौर सिंह अदारी। दरअसल इनका नाम बहुत लंबा है, तो शौर सिंह अदारी बैक स्टेज है, छोटे मोटे रोल करते हैं, अभी शुरुआत है, बिल्कुल फ्रेश। और ये हाँ, रविकांत पटेल, ये हमारे प्रोडक्शन मैनेजर हैं और सारी बैक स्टेज टीम इन्हीं के मार्गदर्शन में काम करती है। ये प्रवीण महुआले और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर रहे हैं और आपने देखा इनका अभिनय, ये लेखक ही थे जिन्होंने सुनील सक्सेना, श्री कमल जैन, ये भाभी जी हैं हमारी रीता वर्मा, हमारी संस्था के उपाध्यक्ष हैं और ये इनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। श्री गोविंद शर्मा, श्री गोविंद जी, सुप्रजा आर्या पांडे, ये हैं वर्षा मिश्रा और ये थी वो जर्नलिस्ट जिनको सारे राज मालूम हो गए थे, महुआ चटर्जी। ये हैं युग खड़ाए पे, ये अभी शामिल हुए हैं, अभी पिछले महीने हम लोगों का एक नाटक था और उसके बाद तब से ये म्यूजिक संभालते हैं हमारा। इसके पहले भी जो एक प्रोडक्शन हुआ उसका भी म्यूजिक इन्होंने किया और अभी भी यही म्यूजिक ये संभाल रहे थे। ये रानी जी हैं जिनके मार्गदर्शन और जिनके सरपरस्ती में हमने ये नाटक आपके सामने पेश किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हम विकास चंद्र माधव बारिक जी और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ राजीव वर्मा जी से इन्होंने कृपया हमारे बहुत अभिनंदन और मेरे आग्रह पर विकास जी यहाँ पधारे हैं, जोरदार तालियां। हमारी माता जी भी पधारी हैं और भी बहुत हमारे बुजुर्ग और सीनियर, मैं सबका अभिवादन करता हूँ, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शुभ रात्रि, धन्यवाद। हेलो दर्शकों, हम बता दें कल इस समारोह की द्वितीय प्रस्तुति होगी एक रंग सोशियो कल्चरल सोसाइटी की नाटक मध्यांतर।